हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है, बादल फटने की घटनाओं में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ठाकुर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपके अनुभव से जो ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, इनके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? हम ना तो कुदरत के लॉ को मानते हैं, ना हम जो हमारा कंट्री का लॉ है, हम दोनों चीजों को नहीं मानते। आपका 0 पॉइंट का जो फ्लड है वो 5-5 किलोमीटर आगे जाके किसी एक पार्टिकुलर नाले से बाहर निकल रहा है। मैंने उस वक्त भी उनको एक बात बताई थी। मैं उस वक्त क्या हुआ कि मेरे को रास्ते में कहीं टांडा के आसपास ये जो हमने देवदार पहले तो इतने अथाह काट लिए हुए हैं, तो शोक में तो मेरे को लगता है ये कारण रहा। तो ये बात मैंने उस वक्त उनको, शर्मा जी को 20 साल पहले बोली थी कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ भी और हमारे पर्यावरण के साथ भी। सर प्रेम कुमार धूमल जी का नेतृत्व भी देखा होगा, तो उनके साथ जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कुछ तस्वीरें भी हमने आपकी उनके साथ देखी। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री के नाते जो है मेरे को सम्मानित कर रहे, तो धूमल साहब ने और एप्रिशिएट साथ में क्या किया साहब, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई कोई हिमाचली यूथ जो है बाहर वाले से प्रोजेक्ट खरीदना चाहता है। कहते मैं 100% शेयर को अलॉट करने की आज ही परमिशन दी, क्योंकि पहला एग्जांपल है। चला कि आपके जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम जी के साथ काफी अच्छे संबंध रहे। आप दोनों के साथ रहे, दोनों के साथ संबंध भी आपके वैसे रहे, तो ये संतुलन आपने कैसे बनाया? नहीं, इन दोनों का मैंने एक ही चीज देखा, ये ना हमेशा जो है मतलब ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनकी सोच रही हमेशा। राजा वीरभद्र जी जो है 24/7 अवेलेबल थे पब्लिक के लिए, 24/7। ये कोई जन्मजात के शत्रु तो थे नहीं। मैं सेक्रेटरीट में आया था किसी काम से, तो मैंने राजा साहब के सामने पंडित जी की तारीफ कर दी, तो मेरे को जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने मेरा ऐसे कोट भी खींचा कि भाई ऐसा मत बोला। देखो मेरी राय तो कौन मान सकता, देखो जो सिस्टम में बैठे ये तो उनको इस बात की सोच होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे पूरे इंटायर सिस्टम की, हमारा सिस्टम आज की डेट में कोलैप्स हो चुका हुआ है। हमने ऐसी जगह में ऐसे बंदे बिठाए हुए जिनको उसका ABC पता नहीं है। तो जब आपने ये सपना देखा या इस सफर की शुरुआत की, क्या बीच में कभी ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि ये सपना जो आपका प्रोजेक्ट का है ये टूटने वाला है? जो पहली स्टेज थी उसकी टनल में मेरे को जियोलॉजिकल सरप्राइजेज इतना ज्यादा आ गया कि आपको जो है मतलब डे लाइट दिखनी शुरू हो गई। हमारे हिंदुस्तान में जो टनल के एक्सपर्ट हैं वो या तो झारखंड के लोग हैं या उड़ीसा के हैं। उन लोगों ने खड़े हाथ कर दिए कि भाई ये टनल अब थ्रू नहीं हो सकती। फिर जो है जहाँ मतलब 24 घंटे आपके पत्थर गिर रहे थे, मेरे को एक टाइम ऐसा भी लगा कि शायद भाई मैं कल जो है मेरे बच्चों का वो ना देख पाऊँ। नदियों के किनारे बैठकर या तो लोग पत्थर फेंकते हैं या तो सपने देखते हैं। कुछ लोग दोनों करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो उन सपनों को मशीनों, टरबाइनों और ट्रांसमिशन लाइंस में बदल देते हैं। आज जो व्यक्ति हमारे साथ है, उन्होंने सिर्फ नदियों की कलकल को सुना नहीं बल्कि समझा भी, और समझकर एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में बदला, वो भी हिमाचल की उन्हीं पहाड़ियों में जहां अधिकतर लोग सरकारी नौकरी को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। हम बात कर रहे हैं ठाकुर मान सिंह जी की, जो आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन चुका है। ये वही मान सिंह ठाकुर है जिन्होंने साल 2005 में हिमाद्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी। शुरू में जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक सफल प्लान था और दिल में एक साफ नियत कि हिमाचल की नदियों से बिजली निकालनी है, सिर्फ पानी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ढेरों परमिशंस लगती है सरकार की तरफ से, स्थानीय बाधाएं और पर्यावरण की चिंताओं के बीच भले कोई कैसे टिक सकता है। तो जनाब टिके भी हैं और चमके भी है। सोलन के चंबाघाट इलाके से शुरू हुआ ये सफर आज हिमाचल प्रदेश की बिजली योजना में एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुकी है। इनके प्लांट्स हजारों घरों को रोशनी प्रदान करते हैं और नाम है हिमाद्री। नाम जितना ठंडा, सोच उतनी ही गर्म। कैसे शुरू किया था ये सफर, क्या सरकार और सिस्टम ने साथ दिया या फिर रोड़ा अटकाया, इन सभी के जवाब जानेंगे उनसे जिन्होंने नदियों की कलकल को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी। नमस्कार, मेरा नाम गौतम ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल, और ये न्यूज हिमाचल की खास सीरीज है तख्त और ट्रेंड। ये उसका पहला एपिसोड है। मान सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हिमाचल की इस खास सीरीज तख्त एंड ट्रेंड में। तो आपसे हमें बातचीत बहुत सारी करनी है, तो सीधा मैं सवाल पे आऊंगा क्योंकि बहुत कुछ आपसे जानना है। ठाकुर साहब, आपका जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की करसोग तहसील के छोटे से गांव खमनू में हुआ, वहीं आपका बचपन बीता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में आपके शौक क्या थे और आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से पूरी की है? ये आपने ठीक बोला कि मेरा जो गांव है वो छोटा आपके नजरिए से हो सकता है,
पर जो मेरे जो पैमाना है, मेरा देखने का नजरिया जो देखने का है, तो मैं इस गांव को छोटा नहीं कह सकता हूँ। जहाँ तक जन्म की बात है, जन्म जो हमारी हिंदू मान्यता है उसके तहत आपका किस माँ की कोख से आपका जन्म होना है या किस क्षेत्र में होना है, वो तो प्रिडिक्टेड नहीं होता है। पर जब आपका एक बार जन्म हो जाता है, उसके बाद जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें होनी चाहिए, वो है शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार। तो आपने जहां मेरे गांव को छोटा कह के संबोधित किया, तो मेरा मानना ये है कि वो गांव छोटा नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा गांव जो है स्वर्ग में सबसे सुंदर गांव है। तो जहां तक आपने पढ़ाई की बात की है, मेरा 8th क्लास तक जो मेरी पढ़ाई हुई है, मेरे गांव के साथ लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में जो है स्कूल था। वो उस वक्त 8th तक ही वो स्कूल था। तो हम रोज जो है लगभग 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना जो है घर से रहता था। उसके बाद 9th के लिए जो है मैं वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर अछला नाम जगह से मैंने 9th की है, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर सुबह मैं पैदल जाता था और 6 किलोमीटर शाम को पैदल वापस आता था। तो इन कठिन परिस्थितियों में जो है मैंने 9th तक का प्रशिक्षण मेरे क्षेत्र से किया। उसके बाद 10th के लिए जो है मैं करसोग चले गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हमारे जो जहाँ से मैं 9th के लिए गया था गवर्नमेंट हाई स्कूल अछला, तो वहाँ पे थोड़ा टीचर्स की कमी की वजह से जो है मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा और मैं फिर +2 तक का जो मेरा प्रशिक्षण है वो करसोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ। उसके बाद जो है मुझे उस वक्त जो है हमारे स्टेट में जो है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे और मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए जो है महाराष्ट्र जाना पड़ा और मैं इंजीनियरिंग करके 92 में जो है वापस अपने हिमाचल आया। ठाकुर साहब, आपका जो ये प्रोजेक्ट का सफर है ये काफी लंबा रहा है। आजकल आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आपने सबसे पहले इस सफर की शुरुआत की थी, तो वो याद क्या आती है कि जो सबसे पहला जो चुनौती थी वो आपने अपने समक्ष देखी या फिर एक बड़ा सपना आपने देखा हो? चुनौती तो यही थी, क्योंकि मैं जब 8th क्लास में लग गया था, मेरी ख्याल में एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैंने पहली बारी मेरी ख्याल में 7th या 8th में हमने जो है बसेस देखी पहली बारी। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है सड़कों से इतना दूर था, इंटीरियर में था, कि हमारे को जाके आनी में हमारे को बस पकड़नी पड़ती थी, या फिर कोटलू नाम जगह है जो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहली बारी जब मैं 8th में पढ़ता था तब मैंने पहली बारी बस देखी। तो उन पहाड़ों की जो कठिनाइयां थी, शायद यही एक प्रेरणा रही होगी कि मैंने कुछ बड़े सपने की तरफ बढ़ने की कोशिश की, बट उस वक्त इतना नहीं सोचा कि भाई मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट तक जा सकता हूँ। तो जो आपका सफर है काफी संघर्ष भरा भी रहा, क्योंकि जैसा आपने बताया सुविधा उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी उस गांव में। तो जो ये आपका गांव है, इससे जुड़ी अगर हमें आपसे कुछ विशेष बातें जाननी हो जो आपके नजरिए से लगती है कि वो आपके गांव को काफी विशेष बनाती है, तो वो क्या है? और साथ ही जो आपका परिवार का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? क्या आज से पहले भी किसी ने उद्योग जगत में कदम रखा था, या फिर आप अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने उद्योग की स्थापना की? जैसे आपके पहले क्वेश्चन में मैंने अपना जवाब दिया कि जो मेरा गांव है वो अपनी तरह का एक सुंदर और प्रकृति ने जहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इंसान को जो 3 चीजें जीने के लिए चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार, उससे जो है कुदरत ने उसको परिपूर्ण किया है। और जो जिस वक्त मेरा बचपन गुजरा मेरे गांव में, जैसे मैंने बोला कि मैं 9th तक तो गांव में ही रहा हूं, उस वक्त जो है मेरे गांव में लगभग 50 तरह का जो है अनाज पैदा होता था, जिसमें मैं कह सकता हूं, इसको मैं और फर्दर आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं कि लगभग 5-6 तरह का तो हमारे सिर्फ धान होता था, जिसको चावल कहते हैं। उसके बाद गेहूं हमारा 4-5 तरह का होता था, दालें हमारी 8-10 तरह की होती थी, फिर सब्जियां हमारी तरह तरह की होती थी। उसके बावजूद जो है हम जंगल से भी बहुत सारी चीजें जो है खाने की प्राप्त करते थे। तो इस तरह का ये सुंदर मेरा गांव है।
और रही बात मेरे परिवार की, हमारा जो खमनू गांव है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। पहले मैं परिवार पे आता हूं। मेरा जो परिवार है ये मैं जो है अपने नंबरदार के परिवार से संबंधित हूं। मेरे जो दादाजी थे वो क्षेत्र के इलाके के नंबरदार थे। और मैं इतिहास के बारे में बता रहा था कि हमारा जो खमनू गांव है, मेरा जो गांव है वो बहुत ऐतिहासिक गांव है। उस गांव का इतिहास ये है कि जब शुरू में यहाँ पे राजाओं का राज होता था तो उस राजाओं के राज के खिलाफ जब मुहिम हिमाचल में छेड़ी गई या पूरे हिंदुस्तान में जब छेड़ी गई तो उसकी राजाओं के खिलाफ जो एक मुहिम को हमारे चौसी क्षेत्र से, मेरा जो गांव है इसके एरिया को चौसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो उस मुहिम को शुरू करने में, उस मुहिम को जो हेड किया था उसको मेरे दादाजी ने किया था। तो उसका नाम आज चौसी के गुज्जू के नाम से जाना जाता है। तो जब वो मतलब वो प्रजातंत्र का एक था उस वक्त का जो मतलब मूवमेंट थी, तो जब वो मूवमेंट हमारे एरिया से चली, चलते चलते वो जब करसोग होके पांगना पहुंची तो पांगना में जो है मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे, उनको जो है उस वक्त के जो भी शासक रहे हैं उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया था। और वो लगभग 6 साल जो है, सुंदरनगर हमारी रियासत होती थी, तो सुंदरनगर में 6 साल तक वो जेल में रहे। तो फिर जेल से वो 6-7 साल के बाद जो मैंने मेरे पिताजी से सुना है, 6-7 साल के बाद जो है उन्होंने जेल के 6ठी मंजिल से छलांग मार के वो भाग गए थे। तो फिर उनको शायद तड़ी पार वगैरह किया गया था। तो फिर जब दादाजी अपने गांव तो रह नहीं सकते थे, घर में रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने अगला लगभग 4-5 साल जो है वो केव्स में रहे, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में डोआर कहते हैं। तो उन्होंने 4-5 सालें जो अपनी उसमें केव्स में काटी, डोआर में काटी, तो उसमें उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया। तो मेरे ख्याल में लगभग 45 ईयर्स में जो है 45 साल की उम्र में जो है मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो नंबरदारी का जो जिम्मा था वो मेरे पिताजी ने जो है वो उनके ऊपर आया। और उस वक्त मेरे पिताजी की हार्डली, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई, लगभग उनकी उम्र जो है 16-17 साल थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हिमाचल में जब सेब पहली बारी आया, आपको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल में जो सेब आया है वो कोटगढ़ में पहले आया था। और सत्यानंद स्टोक्स जी जो है उसके जो है वो हैं, मतलब यहाँ पे जिन्होंने पहली बारी सेब लाया है। तो उसके इमीडिएटली विद इन ईयर और 2 जो है पिताजी ने भी वहाँ से जो भी उनको प्लांट्स अवेलेबल हो पाए उनके पास, तो उन्होंने जो है एप्पल की वो मतलब प्लांटेशन जो है हमारे क्षेत्र में कर दी थी। तो मेरे पिताजी को वो भी श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले हमारे चौसी क्षेत्र में जो है सेब के पौधों को उगाया। और मेरे को याद है अभी जब मैंने बताया जब मैं गांव में रहता था आज से 40 साल पहले, तो हमारे पास एक एक प्लांट ऐसे सेब के एक एक पौधा इतना बड़ा बड़ा था जैसे अखरोट के पौधे होते हैं। एक एक पौधे से जो लगभग 40 पेटियां जो है सेब की निकलती थी। तो अब तो हमने दोबारा से मतलब वो सेब लगाना शुरू कर दिया, अब तो पूरे एरिया में सेब लग गया। तो पहला अगर किसी को श्रेय जाता है उस मेरे क्षेत्र में करसोग में 84 में सेब लाने का, तो वो मेरे पिताजी को जाता है। इसके साथ ही पिताजी ने जो है वहाँ पे 100 मिल भी लगाया था, क्योंकि पहले जो सेब की पेटियां हैं ये लकड़ी से बनती थी। तो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि जहाँ 20-20 किलोमीटर तक सड़कें नहीं थी, तो उन्होंने वो 100 मील कैसे वहां पे लगाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट होता है जी। आज अगर आप हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी के लिए वो 100 मील भी कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट से कम नहीं था उस जमाने में, वो सोच रखना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ तो उसमें मेरे माता पिता की और मेरे परिवार का और देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल था, वैसे इस सवाल का जवाब आपने पहले भी दे दिया है, थोड़ा हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जब आप खमनू गांव में बड़े हो रहे थे तो क्या कभी आपने सोचा था कि नदियों से बिजली बनाएंगे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प आपका क्वेश्चन है। उस वक्त तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना इतनी बड़ी सोच हो सकती थी, पर इतना जरूर था
कि कुछ अलग हटके करने की मेरे को बचपन से जो है एक चाहत थी। वो कैसे होती थी, हमारे जैसे घर में 100 मील होता था जी तो जैसे मैंने बाहर ये ट्रक बसेस वगैरह देख ली थी, तो मैं क्या करता था कि जो हमारे जो आरा मशीन के जो मिस्त्री होते थे उनसे बहुत सारी लकड़ियां कटवा के ट्रक के मॉडल बना लेता था। तो उस वक्त क्या होता था, थोड़ा सा मतलब उतने एडवांस नहीं होते थे। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का मतलब ये कर रहा था, किसी को मतलब ये नीचा दिखाने की कोशिश। हाँ नीचा, उसमें ये बात नहीं थी। बट मैं ना थोड़ा अपने सभी जितने हम सहपाठी थे, बच्चे थे मेरी उम्र के, हाँ तो सभी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो अपने शौक पूरा कर सके। बिल्कुल। अच्छा, हमारे घर में वो भी था एक, क्योंकि उस वक्त क्या होता था जिसको आप आजकल ये कहते हैं मॉल टाइप जो होते हैं जहाँ सारी चीजें मिलती है, जी राइट फ्रॉम बोलते हैं ना, मरने से लेकर जीने तक का सामान। जी तो उस तरह की हमारे घर में एक वो भी था, मतलब शॉप भी थी जिसमें सभी चीजें मिलती थी। करियाना भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, मतलब A to Z, जो क्योंकि उस वक्त सड़कें तो होती नहीं थी। जी तो मैं क्या करता था, जब वो हमारे आरा मशीन लगी हुई थी तो मैं लकड़ी के जो है ना वो मिस्त्रियों से बड़े बड़े ट्रक बनाने देता था। तो उन ट्रक को खींचने के लिए जो है जो मेरे क्लास फेलोज वगैरह थे तो उनको लगाता था और उनको जो है वो दुकान से मिठाई वगैरह देता था। मतलब इस तरह के मेरे उसी वक्त ऐसे कुछ शौक पैदा हो गए थे कि भाई कुछ हटके करना है, बट हाइड्रो तक जाना ये तो नहीं सोचा था। मतलब प्रोजेक्ट जब आपने शुरू किया उससे भी पहले बिजनेसमैन आपके दिमाग में था। आप बिजनेसमैन नहीं कह सकते, मेरा एक अलग सोच, मतलब हटके सोच थी कि भाई ये जो बाकी लोगों ने जो, जैसे फिर उसके बाद मेरा बाहर जाना भी हुआ कि भाई मेरा क्षेत्र इतना बैकवर्ड एरिया है, मतलब बैकवर्ड नहीं मैं कह सकता, बैकवर्ड शब्द गलत है, मेरा क्षेत्र तो रिच क्षेत्र है। मतलब बैकवर्ड इन द सेंस कि थोड़ी जैसे रोड्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी और दूसरी कम्युनिकेशंस की वो थी, उस सेंस से मैं कह सकता। अदरवाइज में इसको, ये शब्द ही गलत है जो बैकवर्ड बोलते हैं अपने क्षेत्र को। वो तो मैंने बोला ना, वो स्वर्ग है, धरती पे स्वर्ग अगर कोई है तो मेरा गाँव, या जो भी हमारे मतलब गांव है, नॉट सिंपली मतलब मेरा गांव, जो भी गांव है हमारे, वो मतलब प्रकृति ने इतना कुछ गांव में दिया, उनको आप बैकवर्ड शब्द कहना गलत है। मतलब ये जो चैलेंजेस थे लाइफ से रिलेटेड, जो चैलेंजेस थे, जैसे मान लो अगर हमारे को शिमला आना है तो सुबह सुबह आम लोगों को तो सुबह 2 बजे उठना पड़ता था, अन्नी कुल्लू बस मिलती थी। पर हमारे सिंस नीचे अन्नी के साथ नगान जगह, वहाँ हमारी रिश्तेदारी, तो हम पहले दिन जो है दीदी के घर और मेरे बुआ के घर चले जाते थे, वहां से बस पकड़ते थे। कि इन चीजों से कैसे बाहर मैं मेरे क्षेत्र, ना सिर्फ मेरे को खुद को, क्षेत्र को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूं। तो ये सोच जो है बचपन से मेरे में डेवलप हो गई थी। तो जैसा हम सबको पता है गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका एक अंतिम लक्ष्य होता है मैं सरकारी नौकरी पानी, और ये सिर्फ आपके ही गांव की बात नहीं, जितने भी गांव है वहां के लोगों की यही सोच होती है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो गांव से निकलकर, गांव के माहौल से निकलकर पावर सेक्टर में आना, तो ये पूरा सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरी जब मैं 1991 में मैं इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ, मेरी 93 में आदरणीय पंडित सुखराम जी से, जो भारत के संचार मंत्री थे उस वक्त के, उनसे 1993 में दिल्ली में संचार मंत्रालय में मुलाकात हुई। तो मेरे साथ एक दो जो और लोग थे, उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन कराई। उस वक्त मैं नया नया इंजीनियरिंग करके निकला था। जब पंडित जी से इंट्रोडक्शन कराई, जी ये हमारे नए नए इंजीनियरिंग करके निकला है तो इनको जो है कुछ अपने विभाग में रोजगार दे दो। तो पंडित जी ने वहां पे जब ये बात चल रही थी तो पंडित जी ने, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तो पंडित जी ने बोला कि भाई मैं तो मेरे विभाग में दे ही दूंगा, पर मैं ऐसा हिमाचल देखना चाहता हूं जहां यूथ नौकरी के पीछे ना दौड़ के नौकरी पैदा करें औरों के लिए। नहीं तो हमारी हिमाचल की मानसिकता क्या है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का मतलब है नौकरी, सरकारी नौकरी। ठीक है, कुछ हद तक सरकारी नौकरियां अवेलेबल है, पर सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं ऐसा हिमाचल देखना चाहता हूं, ऐसे यूथ चाहता हूं मैं हिमाचल से जो नौकरी औरों के लिए पैदा करे। तो वो सोच कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई। उस वक्त मैंने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर दिया था, मैंने बिरला ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो मेरे ख्याल में उसके 6 महीने के अंदर मैंने वो बिरला ग्रुप को मतलब बाय बाय कह दिया था।
और उस वक्त इसका श्रेय भी मैं दोबारा से पंडित जी को दूंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। उस वक्त पंडित जी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज हिमाचल के लिए बनाई और पूरे देश के लिए बनाई, क्योंकि वो पूरे देश के मंत्री थे जी। जिसमें मेरी तरह हजारों लाखों यूथ उनके विभाग के माध्यम से जो है उनको एक मतलब उनको एक कमाई का साधन मिला। उन्होंने इस तरह की योजनाएं बनाई यूथ के लिए अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो डिपार्टमेंट छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं था। कम्युनिकेशन मंत्रालय उस वक्त का सबसे बड़ा मंत्रालय हुआ करता था, दूसरे या तीसरे नंबर का। तो उस वक्त उन्होंने ऐसी योजनाएं अपने विभाग में बनाई, जिन योजनाओं का फायदा मुझे भी मिला और हिमाचल के बहुत सारे लोगों को मिला, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिला, और मैं यहाँ तक पहुंचा। और यही सोच जो आपने बोला कि भाई आप नौकरी के पीछे क्यों नहीं गए, तो ये सोच जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाली थी, उसी सोच के परिणाम स्वरूप जो मैं धीरे धीरे जो है अपने उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो है मैंने अपना पैर रखा। तो आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हिमाद्री है और नाम में बहुत गहराई छुपी है। इस नाम को रखने के पीछे का कारण क्या था? यूं ही रख दिया था या इसके पीछे कोई किस्सा है जिसकी वजह से आपने ये नाम अपने प्रोजेक्ट्स को दिया? हिमाद्री सेंस जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो मीन्स पानी, जल, और हिमाद्री का मतलब होता है हमारे हिम की धारा। और मेरे ख्याल में अगर मुझे सही याद है, हिमाद्री शायद माँ पार्वती का भी नाम है। तो ये जो हिमाद्री शब्द है ये उसी चीज का मतलब ये हिम धारा से जुड़ा हुआ एक शब्द था। और इसमें ये भी है, हिमाद्री शब्द जो है ये बहुत लंबी स्टोरी है। हिमाद्री बेसिकली मैंने भी नहीं रखा, तो बट मेरे को हिमाद्री शब्द बहुत पसंद आया, वो मैं आपको कभी, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी जाएगी फिर। तो ये हिमाद्री का जो मतलब है वो तो यही है, हिम की धारा। और हिमाद्री मेरे ख्याल में माँ पार्वती का भी जो है हिंदू जो हमारा है उसमें नाम है। तो ये इसके पीछे लक्ष्य आता है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पानी है जी, जो जल से पैदा मतलब अपना हिम से बर्फ से तैयार होता है। तो जब भी हम कोई ऐसा सफर शुरू करते हैं या एक बड़ा सपना देखते हैं तो उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो जब आपने ये सपना देखा या इस सफर की शुरुआत की, क्या बीच में कभी ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि ये सपना जो आपका प्रोजेक्ट का है ये टूटने वाला है? कोई किस्सा आपको याद आता हो? हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अलॉटमेंट होती है ये ऐसे किसी को नहीं हो जाती कि भाई कोई भी आए और हाइड्रो प्रोजेक्ट ले जाए। हालांकि अब तो इजी हो गया थोड़ा सा, अब गवर्नमेंट ने थोड़ी पॉलिसीज में रिलैक्सेशन दिए हैं। बट जब मैंने प्रोजेक्ट अलॉट किए उस वक्त जो है बहुत सारे पैरामीटर से बहुत सारे यार्डस्टिक्स थे जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है। उसमें आपके फाइनेंशियल यार्डस्टिक्स भी हैं, आपकी दूसरी टेक्निकल यार्डस्टिक्स भी हैं। मतलब यानी कि उस वक्त बहुत टफ था। जैसे मैंने 2005 में ये प्रोजेक्ट मैंने कंसीव कराए, तो डेफिनेटली मतलब प्रोजेक्ट आपको तभी मिलेंगे अगर आप उन पैरामीटर्स में सही पाए जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर मेरे को प्रोजेक्ट मिले तो उस वक्त मैं उस पोजीशन में था कि मैं उन पैरामीटर को मैं पूरा कर पाया। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि क्या कभी सपना लगा कभी भाई आपको ऐसा भी लगा कि ये सपना टूट जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा बहुत बारी ऐसा लगा। उसके पीछे रीजंस हैं। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं ये अपने आप में ना एक पूरा एक चुनौतियों का पहाड़ है। मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है हिंदुस्तान का कि उस विभाग की आपको इसमें परमिशन ना लेनी पड़े। बिल्कुल। राइट फ्रॉम फील्ड के गार्ड और पटवारी से आपकी एनओसीज शुरू होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो इसमें जो है सिर्फ एनओसी लेने में ही आधे लोग तो पहले डीपीआर ही नहीं बना पाते। अगर किसी ने डीपीआर बना भी दी तो वो फिर क्लियरेंसेस की स्टेजेस में फंस जाते हैं। तो इसमें 2-3 क्लियरेंसेस तो ऐसी है कि मेरे को खुद को बहुत कुछ थोड़ी जान पहचान होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मेरे को ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज है इसको लेने में मेरे को 5 सालें लगी। 5 साल तक आप एक दफ्तर के चक्कर काटते रह रहे हो और कितना आपका तब तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे समय में जरूर कभी मेरे को ये लगा कि भाई ये पूरा नहीं हो सकता। एक तो एनओसी की स्टेजेस पे, फिर दूसरा जो है जैसे आपको शायद ये मालूम होगा या नहीं होगा,
हिमाचल में अभी तक आपने सुना भी होगा, एक 9 किलोमीटर की टनल बनी है, जी रोहतांग जी जी टनल, उसका नाम अटल टनल के हाँ नाम अटल से टनल के जानी नाम से है। वो 9 किलोमीटर है। जी और वो जो 9 किलोमीटर टनल है उसमें 2 टनेर मेरी ख्याल में केंद्र सरकार के, जी 2 टनेर हिमाचल सरकार के पूरे हुए। मतलब वो कांग्रेस टनेर में डॉक्टर परमार अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो टनल शुरू हुई थी, और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, उनके कार्यकाल में जो है वो टनल बन के लगभग 10-12 साल में वो पूरी हुई। जहां एक 9 किलोमीटर टनल है, उसमें भारत सरकार को और उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल भी इन्वॉल्व है, उनको जहां उस टनल को बनाने में 9-10 सालें लग गई। तो जो मैं बता रहा था, मेरे दोनों प्रोजेक्ट में लगभग 7 किलोमीटर टनल है। तो एक किसान के बेटे ने जब 7 किलोमीटर टनल बना के तैयार की होगी, तो उसमें कितनी हडल्स आई होगी, उसमें कितने सारे जियोलॉजिकल सरप्राइजेज आए होंगे, उसमें कितनी सारी लोकल हिंड्रेंसेज आई होगी, उसमें कितने सारे फाइनेंशियल क्रंचेज आए होंगे, उसमें कितने सारे उस टनेर के बीच कितने सारे जो है फ्लड्स आए होंगे। तो ये अपने आप में जब मेरा टनल का काम चल रहा था, आपने बोला था कि जब आपने बिल्कुल ही सोच लिया कि अब ये भाई नामुमकिन है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, मेरे प्रोजेक्ट में जो स्टेज 1 है, जिसको हिमाद्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, वो स्टेज 1 है। दूसरी स्टेज है ग्लोबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। तो जो पहली स्टेज थी उसकी टनल में मेरे को जियोलॉजिकल सरप्राइज इतना ज्यादा आ गया कि आपको जो है मतलब डे लाइट दिखनी शुरू हो गई। डे लाइट का मतलब होता है कि कैविटी अंदर इतनी बन गई जैसे आपकी 3 मीटर की डाई की टनल है, और उसमें जियोलॉजिकल सरप्राइजेज इतना आ गया कि वो मतलब उसको थ्रो करना मुश्किल हो गया। और जो हमारे हिंदुस्तान में जो टनल के एक्सपर्ट हैं वो या तो झारखंड के लोग हैं या उड़ीसा के हैं, उन लोगों ने खड़े हाथ कर दिए कि भाई ये टनल अब थ्रू नहीं हो सकती। फिर जो है जहां मतलब 24 घंटे आपके पत्थर गिर रहे थे, मैं आगे उस टनल में गया। हालांकि उस वक्त मेरे को एक टाइम में ऐसा भी लगा कि शायद भाई मैं कल जो है मेरे बच्चों का वो ना देख पाऊं। क्योंकि उसको लगभग हमारे को उस पॉइंट पे हमारे को लगभग जो है 20 दिन जो है खड़े हो गए थे, मतलब मतलब 1 मीटर को थ्रू करने के लिए। तो जब मैंने हिम्मत बांधी कि नहीं यार एक बारी और स्ट्रगल करते, तो उनको भी हिम्मत तभी आती है बेचारे, जो हमारे जो वर्कर लोग होते हैं वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, तो उनको हौसला अफजाई करके, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उन्होंने करना था, मैं तो हौसला अफजाई कर सकता हूं। तो मैंने आगे बढ़ के मैं खुद वहां खड़ा रहा फ्रंट उस पे। मेरे इंजीनियर नहीं आया अंदर, कोई भी इंजीनियर नहीं आए, वो सेफ जोन में रहे। मैं मेरे इंजीनियर को लेके, वो इंजीनियर तो नहीं आए, उन्होंने तो बोला जी हम नौकरी छोड़ देंगे बट हम आगे नहीं जाएंगे। तो जो मेरे बेचारे जो वर्कर लोग थे वो मेरे साथ आए कि भाई जब भाई हमारे जो इसके प्रोजेक्ट के जो, मैं ऑनर तो नहीं कह सकता हूं पर जो ऑनर तो भगवान है, पर प्रोजेक्ट के जो भाई हैं वो भाई हेड, हाँ जो हेड है, वो जब आगे जा रहे तो यार हमारे को भी हिम्मत वो करनी चाहिए। तो फिर हमने हिम्मत बांध के जो भी वहाँ टेक्निकली हम जो भी वहाँ पे उसको रिस्टोर करने के लिए जो भी कर सकते थे, पर मैं वहीं पे खड़ा रहा। तो ऐसे समय बहुत आए इसमें। मैंने बोला ना कि वो 9 किलोमीटर टनल का इतना बड़ा आपने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि पता नहीं भाई हमने चांदी धरती पे ले आया। मैं तो एक किसान का बेटा था जिसने टनल को भी थ्रो किया, जिसने फाइनेंसेस भी मैनेज किए, जिसने टेक्निकल नो हाउ को भी थ्रो किया, जिसने लोकल हिंड्रेंसेस को भी थ्रो किया। तो इसलिए ऐसे इतने बड़े काम में जहाँ 7 किलोमीटर टनल एक किसान के बेटे ने बनाई, वो सिर्फ टनल ही नहीं बनाई, वो अपने आप में एक मतलब एक इंजीनियरिंग का नमूना मैंने तैयार करके दिया है। तो उस वक्त जब मैंने बोला कि वहाँ कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये प्रोजेक्ट खड़ा ना हो जाए। हिमाद्री के बारे में तो हमने सुन लिया आपसे, जैसे आपने भी जिक्र किया ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड का, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई? नहीं, ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। हिमाद्री स्टेज 1 है और ग्लोबल स्टेज 2 है।
तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है साथ कंसीव हो गए थे। तो हमने दोनों प्रोजेक्ट को जो है ये साथ शुरू कर दिया था। उसमें बाद में कुछ ग्रोवेल में, क्योंकि हिमाद्री तो मेरा 2017 में शुरू हो गया था, जो ग्रोवेल जो है वो जाके अभी 2024 में शुरू हो पाया। उसमें कुछ हमारी ऐसी, मैंने बोला ना कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है हाइड्रो काफी प्रोजेक्ट परमिशन में। लेनी पड़ती तो है। कुछ हमारे फाइनेंशियल क्रंचेस भी आए, जी। कुछ जो है टेक्निकल वजह से जो है हमारा ये शुरू नहीं हो सका, बट काम जो है दोनों का हमने साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया था। तो जैसे आपने अभी फ्लड्स की बात करी पहले, कि फ्लड्स का जिक्र हुआ था हमारी इस पूरी बातचीत में, और टनल्स की भी बातचीत हुई। साल 2013 में आपको पर्यावरण और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर होने के नाते हिमाचल गौरव से भी नवाजा गया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है, बादल फटने की घटनाओं में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ठाकुर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपके अनुभव से जो ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, इनके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? थोड़ा बहुत हमें पता होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से समझते भी हैं, क्योंकि आपने काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है, प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि इसके मुख्य कारण क्या है? जहां तक आपके ये जो आजकल जो हो रहा है, इसके मैं दोनों कारण मानता हूं। जो आजकल हमारा जो ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बड़े बड़े पूरे के पूरे गांव बह के जा रहे हैं, इसके दो कारण हैं। वो दो कारण कौन से हैं? एक तो हमारे खुद के जो हमारे लोकल लोगों के, इसके लिए मतलब वो भी उतने ही जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल है, और इससे बढ़कर रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रशासन। जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में एक मेंटलिटी बन गई है, हम ना तो कुदरत के लॉ को मानते हैं, ना हम जो हमारा कंट्री का लॉ है, हम दोनों चीजों को नहीं मानते। तो इसमें भी उस लॉ को कहीं ना कहीं ना मानना एक बहुत बड़ा कारण है। वो कैसे है? कुदरत का तो ये लॉ है, जो हमारे जो नेचुरल जो स्लोप्स बने हैं, लैंडस्केपिंग जो बनी है बाय नेचर। आप एक 10,000 के एलिवेशन पे, 12,000 के एलिवेशन में आप वहां पे सड़क पहुंचा रहे। जैसे मैं शिकारी देवी का ये एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे ख्याल में शिकारी देवी हमारे 10-11,000 फीट के एलिवेशन पे है। हाँ जी। आपने वहां पे सड़क जोड़ दी, सड़क से पहुंचा दिया। सबसे पहली बात तो ऐसा है कि जो इस तरह की हमारे जो स्थान है, उनको सड़कों से जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये स्थान बने हुए हैं ट्रैकिंग के लिए, बने हुए हैं दूसरी चीजों के लिए, पैदल चलने के लिए बने हुए हैं। अगर आपने जोड़ ही दिया सड़क से, फिर उस सड़क को जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग एथिक्स भी अप्लाई होनी चाहिए। पहली बात तो जुड़ने ही नहीं चाहिए। फिर वो सड़कें कैसी बनी है? आपका एक 70 डिग्री का स्लोप है, 60 डिग्री का स्लोप है, 80 डिग्री का स्लोप है। सड़क तो आपने बना दी। सड़क बनाना सिर्फ जेसीबी से खोद के या पोकलैंड से खोल के सड़क उस एंड तक पहुंचाना नहीं है। उसमें आपके ड्रेनेज भी चाहिए, उसमें आपके कलवर्ट भी चाहिए, उसमें आपकी ब्रेस्ट वाल भी चाहिए, उसमें आपकी रिटेनिंग वाल भी चाहिए। मान लो आपने कलवर्ट बना भी दिया, वो कलवर्ट बंद पड़े हैं, आपका 0 पॉइंट का जो फ्लड है वो 5-5 किलोमीटर आगे जाके किसी एक पार्टिकुलर नाले से बाहर निकल रहा है। कुदरत ने तो उसको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हर नाले में, बट क्योंकि अब आपने वहां पे पहले तो कलवर्ट बनाया ही नहीं है, तो वो जो पानी यहां से चल रहा, क्योंकि आपके ड्रेनेज नहीं बनी है, वो पानी जो है सड़क जो है कलवर्ट बना हुआ अपने आप में, सड़क से बह के वो जहां या तो फिर जहां से गिरता है तो पूरा फ्लड वहां से पास ऑन हो जाता है। एक तो मुख्य कारण ये है जो हमने हाई एल्टीट्यूड पे जहां नहीं बनानी चाहिए थी, जैसे हमारे अभी सराज क्षेत्र की जहां तक बात है, तो उसमें ये भी एक कारण रहा, क्योंकि हमने कभी भी 60-70 डिग्री में हमने खुदाई की है। इसका मैं एक इंजीनियरिंग छोटा सा आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। एक बॉक्स है, क्या एक बॉक्स के 4 फेस है ना हमारे, क्या एक सिंगल फेस आपका खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक हमने उसको प्रॉपर जो रिक्वायर्ड विड्थ की रिटेनिंग वाल या ब्रेस्ट वाल नहीं लगाई। वो तो क्या होगा, आज स्लाइड आया, आपने उसको जल्दी जल्दी में मशीन से दोबारा साफ कर दिया, वो दोबारा आएगा पीछे से। बिल्कुल।
आप कैसे उसको रोक सकते हैं? नंबर एक। दूसरा कारण है, आज से लगभग, मैं नहीं जानता हूं कि आप उनको जानते हैं, लगभग ये मैं 2003-4 की बात बता रहा हूं। मैं हमारे गांव में एक चौसीगढ़ है, हमारे वो इष्ट देवता जी हैं। जी जी। तो मैं वहां जा रहा था, रात को मैं चिंडी उसमें होटल में ठहरा था, तो सुबह मेरे को वहां जाना था। तो रास्ते में मेरे एक मित्र हैं, वो पत्रकार हैं, मिस्टर शर्मा करसोग से, नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी। वो मेरे को कहीं टांडा खड़ार गली के आसपास मिले। मैंने उस वक्त भी उनको एक बात बताई थी। मैं उस वक्त क्या हुआ कि मेरे को रास्ते में कहीं टांडा के आसपास है, ये जो हमने देवदार पहले तो इतने अथाह काट लिए हुए हैं, चलो देवदार काटे वो एक बात होगी। उसके बाद क्या किया हुआ है कि जो उसके, वो हमारी पहाड़ी भाषा में डूंग बोलते हैं उसको, जो उसके जो नीचे मतलब जो रूट बच जाता है, नीचे जड़े जो बच जाती है, वो उखाड़ के एक जगह मेरे को बहुत बड़ा डंप दिखा। देखो ना आप, जब एक इतना बड़ा वृक्ष है देवदार का, इसका जब आप नीचे से वो जड़े निकालते हैं तो कम से कम वो 20 फुट 40 फुट का एरिया वो करता है। वहां क्या हो गया, वो नेकेड हो गया उतना कर एरिया। जब पानी आएगा तो ऐसी जगह से जो वो सीपेज करता है आगे से आगे। तो हमारे, जहां तक मेरे को अभी जो मैंने जो करसोग का खास कर देखा, करसोग में तो मेरे को लगता है ये कारण रहा कि ये जो वो जो देवदार के हमने नीचे से जो उसकी जड़ें भी पट दी साथ में, मेरे को नहीं पता वो किस काम आती है, बट इतना अन्याय कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ। तो ये बात मैंने उस वक्त उनको, शर्मा जी को 20 साल पहले बोली थी कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ भी और हमारे पर्यावरण के साथ भी। उसके बाद अभी उसके तो गौतम जी आप भी मेरे ख्याल में वो हैं, विटनेस है। अभी एक हमारे गांव में फंक्शन था जी। तो उस वक्त एक बीच में जो थर्मी गांव आता मेरे घर से आगे, वहां पे मैंने गाड़ी रोक के करसोग के डीएफओ को फोन किया गाड़ी से। जी। वहां क्या दिखा मेरे को, ये जो हमारे एक वो होते हैं कांटा, कशमल का कांटा। हाँ, हमारी भाषा में कशम बोलते और हिंदी में मेरे को नहीं पता क्या बोलते, पर कशमड़ जो भी। इसी प्रश्न पे आने वाला था, क्योंकि जब हम आपके साथ गए थे उस दौरान काफी संख्या, हाँ, वहां मैंने ट्रक लोड होते हुए देखे, किसके, कशमड़ के कांटे के। फिर मैंने डीएफओ साहब को फोन किया कि यार ये कौन ऐसा बुद्धिजीवी है जो इन कशम के कांडे को नीचे से धरती से उखाड़ने की परमिशन दे रहा। तो डीएफओ साहब का ये आंसर था कि जी ये प्राइवेट खेतों में कर रहे। अब कितने प्राइवेट खेत है हिमाचल में, कितना क्या है, इस पे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये जो हमारी जड़ें होती है, चाहे वो झाड़ियां हैं चाहे वृक्ष है, इनकी जो जड़ें होती है रेनफोर्समेंट का काम करती है। बिल्कुल। तो जहां जहां से कशम के कांडे भी निकाले, वो भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन रहा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे रीजन है। और फिर जहां भी रोड निकाला, इससे बढ़कर मैं आगे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिस्टम के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा कारण इसका और भी रहा। वो कारण पता क्या रहा, एक हमारे फंड्स एलोकेट करते हैं, एक एमपी फंड होता है, एक एमएलए फंड्स होता है। हर एमएलए भी चाहेगा, एमपी भी चाहेगा कि मेरे फंड्स जो है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो, पर उसमें होता क्या है, वो फंड्स इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो जो रोड है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचे। तो क्या होता है, किसी एमएलए ने आपको 1 लाख रुपए दे दिया गांव को, या 2 लाख दे दिया, या 5 लाख दे दिया, तो क्या करते हैं, जेसीबी लगा लेते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वो नहीं, मैं इसको राजनीति चमकाना नहीं कहा। उनकी तो जब एमपी फंड उनको मिल रहा तो डेफिनेटली बेचारे वो जो है बांटेंगे, उसको बांटेंगे, बट उसको उससे सिस्टमेटिकली और कोई इंजीनियरिंग एथिक्स कोई अप्लाई नहीं होती। वो जेसीबी लगा के खुदाई कर देते उस गांव तक, उसका ग्रेड क्या है, उसका एलिवेशन क्या है, क्या उसमें कलवर्ट बने हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। चाहे वो एमपी फंड है चाहे एमएलए फंड है, वो पैसा गांव वालों को दे देंगे। तो मेरा इसमें भी ये मानना है कि वो एमपी फंड एमएलए फंड जो किसी और चीजों में यूज होना चाहिए, ताकि अभी भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बचाया जा सके। रोड जो है प्रॉपर जो है इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग एथिक्स बनने चाहिए, जिसमें मतलब वहां से आगे वो रोड तब तक नहीं जाना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर रोड है तो उस 1 किलोमीटर रोड में जब तक उसकी चैनल, जिसको ड्रेनेज, कलवर्ट, ब्रेस्ट वाल और रिटेनिंग वाल ना बने, ये एक वो रहेगा जिसकी वजह से हम हिमाचल को बचा पाएंगे। अदरवाइज अगर हमने सिर्फ सस्ती कि भाई इस गांव को रोड से जोड़ना है, चाहे वो पूरा गांव ही क्यों उठ के ना चले जाए, तो रोड जो है एक बहुत बड़ी वजह रही। उनको जो है हमने टेक्निकली नहीं बनाया। उसमें जो है आज जो है हिंदुस्तान में एक ऐसी मेंटलिटी हो गई, एक चलता शब्द यूज करते हैं कि यार ये तो चलता है, तो हम जो है कुदरत के साथ खेल रहे हैं। तो इसको जो है हमारे को टाइम पे जो है इससे हमारे को
मतलब इसमें जो हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, और जिन जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ठाकुर साहब, आपने अभी अपनी बात में सड़कों का भी जिक्र किया और रोपवे का भी जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश में इस समय काफी ज्यादा संख्या में 4 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है, साथ में रोपवेज भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप इसको राज्य के लिए एक सतत विकास मानते हैं, या फिर हम ये कहें कि अत्यधिक सड़कों का 4 लेन का निर्माण या फिर रोपवे का निर्माण हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिमों को खुद से निमंत्रण देने के लिए एक हम काम कर रहे हैं? तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को ठीक कर दूं। ये एक क्वेश्चन जो है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है रोपवे से रिलेटेड। रोपवे जो है अपने आप में जो है वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। रोपवेज को आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे कह सकते हैं ठाकुर साहब? क्योंकि उसमें भी तो काफी ज्यादा पेड़ों का कटान होता है, तो कैसे कहा जा सकता है कि रोपवे काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है? आजकल के दिनों में एक कंट्रोवर्सी हो रही है, कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे लगाया जा रहा है, उसके लेकर स्थानीय लोगों का काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है, और साथ ही वहां पर कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। वहां पे अत्यधिक संख्या में पेड़ काटे गए हैं, और पेड़ भी कोई सूखे पेड़ नहीं है, बहुत ज्यादा हरे भरे पेड़ है वो। तो ये एक आपका पार्टिकुलर कोई जगह हो सकती है, बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सिंस आप तो हिमाचल से ही हैं, आपने तो ये जो हमारे पहाड़ हैं इसके दो फेस होते हैं। एक होता है सनी साइड जी, जिसमें हमारे वृक्ष कम होते हैं, पौधे कम होते हैं। एक होता है जो हमारे उसके अपोजिट साइड होता है, उसमें जो थिक फॉरेस्ट होता है। तो इंजीनियरिंग में ना, सिंस आई एम एन इंजीनियर में एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन इंजीनियरिंग जी। पर हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हिमाचल की भी और पूरे हिंदुस्तान की, हम इंजीनियरिंग एथिक्स को तो भूल ही गए। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई है, बट अल्टरनेटिव तो हर जगह होते हैं। मतलब कोई उन पौधों को कैसे बचाया जा सकता था। पर जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का क्वेश्चन है, तो रोपवे जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा साधन है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका NH का, नेशनल हाईवेज का। इसमें देखो मेरी राय तो कौन मान सकता है, देखो जो सिस्टम में बैठे ये तो उनको इस बात की सोच होनी चाहिए, और जो सिस्टम में जो हमारे टेक्निकल जो बैठे होते हैं टेक्निकल पर्सन, उनकी सोच होनी चाहिए। बट इस सोच को कोई देखता नहीं है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे पूरे इंटायर सिस्टम की, हमारा सिस्टम आज की डेट में कोलैप्स हो चुका हुआ है। हमने ऐसी जगह में ऐसे बंदे बिठाए हुए जिनको उसका ABC पता नहीं है। अब आपने रोपवेज की और इसकी 4 लेन्स की आपका जहां तक क्वेश्चन है, इसका मैं सबसे बड़ा एक जीता जागता आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं हाईवेज का। आप कभी इससे कालका से शिमला कभी रेलवे से आए? नहीं, आज तक ये सौभाग्य नहीं इसमें मिला। मेरे ख्याल में लगभग 103 टनल्स है। हाँ जी। अभी शिमला में मेरे ख्याल में 103 टनल का नाम है, वहां तक 103 टनल है। सबसे ज्यादा टनल वाला ये ट्रैक है। ये हमारे हिमाचल में, यूरोपियन कंट्री में ऐसे कई ट्रैक है। अच्छा। इसी विड्थ के, ये मीटर गेज है ना, ये हमारी, ये मीटर गेज बोलते हैं इसको जी। क्या आपने कभी रेलवे को 3-4 दिन से ज्यादा कभी बंद होते हुए देखा? नहीं। या कभी आपने ऐसा देखा कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड आया होगा उस रेलवे लाइन पे? तो क्यों नहीं आए? बहुत कम उदाहरण है। तो हमारा इंजीनियरिंग फेलियर है ना जी। वो भी इंजीनियर ही थे, वो भी इंसान थे, बट वो अप्लाई करते थे एप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग एथिक्स को, हाईएस्ट इंजीनियरिंग एथिक्स, हाईएस्ट। भाई रोडवेज के तो पूरी एक ये पूरी इंजीनियरिंग है, रोड की पूरी एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग है पूरी। तो ये जो मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ, उस रेलवे लाइन में तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर हुआ, नीचे से कोई किसी ने छोटी मोटी सड़क बना दी हो, सड़क बह गई हो, तब जाके उस रेलवे का नुकसान हुआ हो। ऊपर से किसी ने सड़क बना दी हो तो ऊपर से स्लाइड आ गया, बट रेलवे का अपने आप में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आप कभी रेलवे, आप क्या करना इसको और गहराई से समझने के लिए, क्योंकि आप अभी उस पे हो, ग्रोइंग स्टेज में हो, आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने चाहिए। उस रेलवे लाइन पे आपने पैदल चल के देखना कि उसमें क्या बना हुआ, जिसकी बात मैंने पहले की कि भाई कैसे रोड बनने चाहिए। तो रेलवे लाइन तो कभी आज तक हमारी डैमेज नहीं हुई, क्योंकि उसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग एथिक्स, कैसे कर्व होने चाहिए, कैसी वहाँ पे सॉलिड उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी, जो वहाँ पे जो हमारा स्ट्राटा है, क्या हमने कभी वहाँ की जियोलॉजिकल स्टडी की, क्या हमने कभी वहाँ की जियोग्राफी देखी। अब बात रही हाईवेज की।
अब हाईवेज में आप पहले मैं ये भी एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ, आपने जैसे पहले बोला मेरा जीवन जो है संघर्ष पूर्ण रहा। मैं आज तक लगभग 25 लाख किलोमीटर बाई रोड चल चुका हूँ। 25 लाख किलोमीटर, आधी धरती का मेरे ख्याल में टूर हो जाता होगा इतने किलोमीटर में। 25 लाख किलोमीटर मेरी वो गाड़ियां चली आज तक जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चली। मेरे साथ 3-3 ड्राइवर होते थे और मैं अकेला उन गाड़ियों को चलने वाला। तो मैं जो है मतलब मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच और मैक्सिमम टाइम डिनर भी मतलब बहुत सारा गाड़ी में ही होता है। ये हमने देखा है सर, ये हमने आपके साथ देखा है। तो आपका हाँ, ये मेरी दिनचर्या रहती है, क्योंकि इतने बड़े मैंने बोला ना ये वन मैन शो था ये मेरे जो प्रोजेक्ट थे जी। तो मैंने प्रैक्टिकली चीजों को देखा है। जब ये नेशनल हाईवे नहीं बना था हमारा परमाणु से लेकर शिमला तक, जहां तक भी ये बना अभी कंडाघाट तक, तो हमारा पहले 2 वे था, शिमला तक हमारा रोड था। उसमें जो हमारा एक ये जो रिवुलेट्स होते छोटे छोटे नाले जिनको बोलते हैं हम, वो नाले का पानी वहीं से जा रहा था, तब भी तो रोड चलता था। उसमें ड्रेनेज थी प्रॉपर, यानी कि 1 किलोमीटर का जो एरिया उसमें अगर 2 नाले हैं तो 2 नालों का पानी जो वहीं से बाहर जा रहा था। आज आपने क्या कर दिया, मैं तो ये एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं, कंडाघाट और स्लोगड़ा के बीच मेरे को नहीं लगता कहीं आपके मतलब नेचुरल तो बने होंगे कम से कम 50 नाले, और जब पहले वाला रोड था उसमें 50 नालों में ही हमारे कलवर्ट थे और वो उतने एरिया का पानी डिस्ट्रीब्यूट होके वहां से बाहर जाता था ड्रेनों के। अब आपने क्या कर दिया, अब क्या है ये मेरे को जहां तक मेरे को लगता है ये बीओटी बेसिस पे ये रोड बन रहे, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें जैसे चार्जेस वगैरह लगते हैं ना आपको, वो जो आपकी गाड़ियों से पैसा कटता है जब, हाँ टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, तो इसमें सब कुछ जो है मेरे को लगता है इनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने ना तो रोड्स के एलिवेशन का ध्यान रखा, ना उसके स्लोप का ध्यान रखा। अब उनको हो क्या गया, जो स्लोप हमारे इस पार्टिकुलर नाले में होना चाहिए था, जो वहां से लेकर यहां तक का पानी इस कलवर्ट में जाना चाहिए था, उनका स्लोप ही नहीं मेंटेन हुआ। अब कई जगह तो ऐसी जगह कलवर्ट डाल दिए, देखो जो हमारी जो ये जो है जो हमारी आबादी जो बनी हुई है, हमारे गांव बसे हुए हैं, ये कैसे बसे हुए हैं, आज से लाखों साल पहले कभी ये नदी नाले बने होंगे, तो नालों से हटके हमारे गांव वहां पे वो मतलब गांव बस गए। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो नेचुरल कलवर्ट यहाँ होना चाहिए था जहां से आपकी ऊपर से मतलब नाला बना हुआ है, क्योंकि उस नाले से लोग जो है पहले ही सदियों से दूर रह रहे जी। उन्होंने वो पानी यहाँ से ना मतलब यहाँ से ना डाल के वो आगे जैसे डाल दिया, आगे वो पानी जो है गांव के ऊपर जा रहा। मतलब इतना अन्याय हो रहा उन लोगों के साथ, बेचारों के साथ, मतलब देखने से भी रोंगटे खड़े होते हैं। अब वो ऐसे ही उसकी वो कर रहे लिपापोती, मतलब वो हो ही नहीं सकता, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अब जो है इन रोड को बचाया जा सके। तो फिर आपकी कटिंग का एक दूसरा क्वेश्चन है, कटिंग आपने इतनी 90 डिग्री पे कर दी, और कहा जाता है पहाड़ों में 90 डिग्री में कटिंग नहीं की जा सकती। नहीं, मैंने बोला ना नथिंग इज इम्पॉसिबल इन इंजीनियरिंग, पर उसका फिर उस तरह से उसका मैनेज होना चाहिए, उसमें उस तरह की रिटेनिंग वॉल्स लगनी चाहिए। अब यहाँ मैंने एक पैरामीटर देखा, आपकी 3 मीटर या 4 मीटर की रिटेनिंग वॉल लगी है, कई जगह आपकी रिटेनिंग वॉल 3 मीटर में खत्म हो गई और वो जो आपकी हिल कट है वो यहाँ बचा, दिन का बीच का 4 मीटर का गैप ऐसे पड़ा, तो उस रिटेनिंग वॉल का मीनिंग क्या है, दैट रिटेनिंग वॉल इज बेसिकली टू रिटेन दैट जो उसके ऊपर का जो एरिया है उसको रिटेन करने के लिए वो रिटेनिंग वॉल लग रही, पर आपने तो उसको नीचे छोड़ दिया, वो भी उतना क्वेश्चन नहीं है। बट आपने जो है वो पानी कहीं एक जगह से निकाल दिया, जबकि वो जगह जगह से बाहर जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है ये हिमालयाज जो है, ये इसमें काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप किसी को भी टेंडर पकड़ा दो और आप उनको काम दे दो। इसके लिए जो है उनकी स्पेशलाइजेशन देखी जानी चाहिए थी, और हाईली टेक्निकल जिस तरह का हमारा इस ऐसे जो स्टेट्स हमारे बाहर के रहे, या तो वहां से कोई एक्सपर्ट लाने चाहिए थे। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारे ये लैंडस्लाइड आज हो रहे, मतलब ये टोटल इंजीनियरिंग फेलियर है, टोटल इंजीनियरिंग फेलियर। ठाकुर साहब, जैसे आप खुद भी एक सिविल इंजीनियर है और पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक घटनाओं जो आपदाएं हैं उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो भूस्खलन की बात करें, बादल फटने की घटनाओं की बात करें, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी तकनीकी समझ है और जो आपका अनुभव है उसके हिसाब से सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे जो ये प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही है लगातार इसमें कमी आ सके। तो क्या आपका अनुभव कहता है और क्या कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे फील्ड में इसका रिजल्ट देखने को मिले? देखो
जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स तो चाहिए, बट उसके लिए जहां तक मेरा मानना है, एक तो ये हो सकता है कि हम जो है 4 लेन की जगह में ऐसे अल्टरनेटिव वेज बनाए, जैसे आने का रोड अलग हो, जाने का अलग हो। एक तो ये एक बचाव हो सकता है। दूसरा मेरा मानना ये है खासकर ये जो इंजीनियरिंग है ना, ये इंजीनियरिंग कोई एक मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई ये एक कोई सिस्टम ठीक है इंजीनियरिंग में, बट कुछ चीजें जो है जो हमारे इसमें ना लोकल लोगों के भी अनुभव लेने चाहिए जी। जैसे ड्रेनेज का ही मैंने बोला, क्योंकि हाँ हम बीइंग हिमाचली मेरे को पता है कि भाई अगर इस अपने पार्टिकुलर एरिया से पानी आ रहा है तो ये कहाँ से बाहर जाता है, तो ये उसी पार्टिकुलर एरिया से जाएगा। तो इसमें ना लोकल लोगों की भी एक ऐसे मतलब उस कमेटी में होने चाहिए जो इनको एडवाइज कर सके, एक मतलब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है जिन्होंने काम करने हैं। और दूसरा जो है हमारे को प्लांटेशन का, मैं दोबारा यहाँ पे आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बिगिनिंग में भी आपको बताया कि मेरे को पंडित सुखराम जी के साथ बहुत समय मैंने उनके साथ व्यतीत किया। उनका ये मानना था, जब वो हिमाचल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके पास बहुत सारे विभाग थे, मतलब पीडब्ल्यूडी उनके पास था, अपना पावर जो बिजली का विभाग है ये उनके पास था, पशुपालन उनके पास था, टैक्साइज एंड टैक्सेशन उनके पास था, मतलब ये सारे विभाग एक टाइम में उनके पास हुआ करते थे। तो वो मेरे से शेयर कर रहे थे एक बार कि भाई जब मैं पीडब्ल्यूडी में आया तो मेरे टाइम में मैंने एक नया डिपार्टमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब जो ये पौधे वगैरह लगाने का काम करता है। तो ये स्पेशली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप पुराने कोई डबल वे हमारे देखे, सिंगल लेन देखे या दूसरे देखे जो मतलब एनएच से पहले बने हैं, हाईवे से पहले बने हैं, तो वहां देखो वृक्षारोपण हुआ है जी। तो एक तो ये होना चाहिए, प्लस मेन मैंने जो बोला है कि भाई ड्रेनेज मतलब जो रोड्स के जो मेन जो हमारे पैरामीटर्स है वो फॉलो होने चाहिए। और बरसात आने से पहले, ये तो हमारी पहाड़ी भाषा में एक कहावत है, भाई सूखे चौड़े हवा काटने। इसका मतलब हुआ कि भाई जब आपका सीजन मई जून का होता है, जब ड्राई होता है, वो ड्रेनेज वगैरह उस वक्त साफ होने चाहिए, ताकि जब हमारी बारिशें आती है वो पानी जो है ड्रेनेज से थ्रू होके बाहर जाए। तो ये होना चाहिए। और 4 लेन्स मेरे ख्याल में अगर हिमाचल में, खासकर हिमाचल में वाइड किया जाए, अल्टरनेटिव वेज बनाया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर 3, अगर हम कटिंग के बजाय टनल्स को ज्यादा महत्व दे, क्योंकि टनल जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है और टनल जो है उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं करता जितना आपकी एक 90 डिग्री की कटिंग करती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हम कहें कि जो टनल्स होती है ये पर्यावरण के लिए ठीक होती है, क्योंकि टनल में भी तो पहाड़ी के नीचे से हमें ले जाना होता है उससे, और साथ में उससे जो पहाड़ है वो हमारा खिसक सकता है, ये भी एक चांसेस हो सकते हैं। तो कैसे कहें कि ये प्रकृति के लिए सही है? ये दोबारा एक मतलब इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, मैं इसका आपको बड़ा डिटेल में जवाब देता हूँ। जो हमारी टनल्स होती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जो हमारा ये कालका से शिमला का जो हमारा रेलवे ट्रैक है, इसमें 103 टनल्स बनी है। जो टनल्स होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए होती है, एक तो हमारा जो टनल में 2 तरह का कवर होता है हमारा, एक वर्टिकल कवर होता है, एक लैटरल कवर होता है जी। हमारा टनल के लिए जो वर्टिकल कवर होता ना, जो इंजीनियरिंग एथिक्स बोलती है, that should be 3 times of the die of the tunnel, means आपकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो टनल होती है एनएच की, ये 9 मीटर डाई की होती है। तो आपका जो वर्टिकल, जिसको मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल जो कवरेज होना चाहिए वो 3 टाइम्स डाई ऑफ द टनल होना चाहिए। मीन्स 9-3-27 मैक्सिमम आप 50 मीटर ले लो, तो 50 मीटर में आप टनल को वो कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारा लेटरल कवर चाहिए वो थोड़ा सा इससे ज्यादा चाहिए। तो टनल जो है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उनकी जब अंदर टनल की ट्रीटमेंट होती है, आप जो कह रहे हैं कि वो टनल की तो भाई उससे फाड़ी खिसक जाती है, टनल से कभी फाड़ी खिसकती नहीं है। उसका जो प्रभाव है जब आप टनल को खोदते हैं, चाहे वो हीट एंड ब्लास्टिंग है, आजकल और भी बहुत सारी मतलब टूल्स एंड मीन्स आ गए, आपकी टीबीएम है, टनल बोरिंग मशीन है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो है 3 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ द टनल तक ही पड़ता है। ये मतलब प्रूवन एथिक्स है।
तो इसलिए टनल जो है इन एनएच में, अगर टनल्स को पहले था ना, ये जो हमारा जो ये परमाणु से जो शिमला 4 वे बन रहा है, क्योंकि मैंने इसकी शुरू की इंजीनियरिंग भी देखी है, मेरे एक मित्र होते थे इंजीनियर, इसमें चीफ इंजीनियर थे वो, तो उनके साथ मैंने ड्राइंग्स वगैरह देखी है जब एनएच वाले इसका सर्वे वगैरह कर रहे थे। तो इसमें भी जो हमारा सोलन ब्रूरी है, ब्रूरी से एक टनल हमारा 1.5 घाट बोलते हैं हमारे यहाँ पे कंडा घाट के साथ, तो 1.5 घाट तक टनल थी। अब देखो ना, ब्रूरी से लेकर कंडा घाट तक जो है कितने हमारे बान के वृक्ष काटे गए। बान एक ऐसा वृक्ष है जो सैकड़ों साल में बन के तैयार होता है, और सबसे ज्यादा जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है बान का वृक्ष, जो गर्मियों में जो है पानी को अपने पास सिंचित करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको स्प्रेड करता है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ, आप तो पहाड़ी बंदे हैं, आपने देखा होगा जहां भी बान के घने जंगल है वहां पानी देखो आज भी बचा है, हालांकि बहुत कम हो गया है पर फिर भी बचा हुआ है। तो वहां पे आपने लाखों बान के पौधे काट दिए, अगर वहां से टनल बनाया होता, क्योंकि बहुत सारे हमारे सिस्टम को ना, ये जो फील्ड का स्टाफ होता है ये उनको वो भी करता है, मेरे को अप्रोप्रिएट शब्द नहीं आ रहा कि भाई, मतलब उनको मिसगाइड भी करता है जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है। तो अब सिस्टम में बैठे हुए, जैसे हमारे सिस्टम में एक हायरार्की है, अब ये तो नहीं हो सकता कि जो टॉप में बैठा उनको हर चीज का नॉलेज हो, बट फिर भी ऐसे लोग कमेटी में होने चाहिए जो इस चीज का नॉलेज रखते होंगे, जिन्होंने ये काम किया है प्रैक्टिकली, लोकल लोग भी इसमें होने चाहिए। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 7 किलोमीटर टनल बनाई कि मेरे को उस कमेटी में रखो। मेरे को तो आदरणीय गडकरी साहब ने बोला था, उनकी जो टनल की अप्रेजल कोई वो टेक्निकल कमेटी है कि भाई आपको उसमें लेंगे, हालांकि मेरे पास टाइम था, मैं जा नहीं पाया, फिर उसका उन्होंने मेरे को ये प्रपोजल दिया था। तो मतलब ये भी एक ज्यादा से ज्यादा अगर हम टनल के द्वारा जाएं तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है, उससे हमारे जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वो भी बचे जा सकते हैं, हमारे जो पौधे हैं वो भी कम कटेंगे, क्योंकि टनल तो अंदर से जाएगी। मैंने बोला ना, इंजीनियरिंग में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई उसमें फाड़ वगैरह नहीं खींचते टनल में, प्रोवाइडेड प्रॉपर इंजीनियरिंग जो है अप्लाई की जाए, जिसकी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि चलता शब्द यहाँ चलता है ये। तो जिस तरह से इस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो रेन पैटर्न है उसमें भी काफी ज्यादा चेंज इन दिनों हम देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जो हिमाचल का विकास मॉडल है अब उसे बदला जाना चाहिए ताकि जो भविष्य में जो आपदाएं का जोखिम है वो कम हो सके? नहीं, मैंने वही बोला ना कि एक जो हमारा ये जो हमने बनाया हुआ ना कि भाई हर गांव को सड़क से जोड़ना, गांव तो ठीक जोड़ना है, बट उसमें फिर जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर गांव को अगर आपने सड़क से जोड़ना है तो उसके लिए इतना एस्टीमेट में प्रोविजन होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर आपकी रिटेनिंग वॉल जो रिटेन कर सके। देखो ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप 60-70 डिग्री में 80 डिग्री में आप कटिंग कर रहे हो, वो कैसे रिटेन होगी? वो रिटेन हो ही नहीं सकती अनटिल अनलेस आपकी रिटेनिंग वॉल वहां ना हो, आपकी ब्रेस्ट वॉल वहां ना हो। तो एक तो ये कि रोड तब तक गांव में ना बने जब तक कि ये उस पार्टिकुलर गांव को सड़क से जब जोड़ा जाना है उसके लिए हर चीज का प्रोविजन ना हो। ये नहीं कि आप एमएलए फंड से या एमपी फंड से जो है कुछ पैसा दे दो और जेसीबी से उसको खोद के रखो और उससे पूरे पूरे गांव हमारे आज उजड़ रहे हैं। एक तो ये है कि भाई ये मॉडल हमारे को चेंज करना चाहिए कि भाई उसके लिए पूरा प्रोविजन हो ताकि रोड के जितने भी पैरामीटर है वो फुलफिल हो जाए। दूसरा जो है इन्वायरमेंट दूसरी चीज है, और तीसरा जो है जो हम हर घर को, जैसे हम पानी का कनेक्शन नहीं देते घर को, हर घर को जो है लोग सड़कें निकाल रहे, चाहे वो गवर्नमेंट के मीन से निकाल रहे या अपने व्यक्तिगत उससे निकाल रहे। तो थोड़ा सा जो है हमारे को इसमें हर घर को मत जोड़ो, क्योंकि आप जब घर को जोड़ते ऊपर आपका घर बना होता है, नीचे से आपकी सड़क जाती है, तो क्योंकि अभी तो बारिशें कुछ भी नहीं हुई। जब हम छोटे होते थे तो 10-10 दिन 20-20 दिन जो है लगातार बारिशें होती थी, हमारे को 2 महीने की स्कूल में छुट्टियां होती थी इस दौरान गर्मियों में, और हम जो है हमारा काम होता था इन 2 महीनों की छुट्टियों में तोते वगैरह देखने का बगीचे में। तो हम जो है सुबह बगीचे जाते थे, शाम को तो हमारे जो है नाखून के 2 उंगलियों के बीच की जो जगह है ये फट जाती थी पानी से, क्योंकि सूखती नहीं थी। तो अभी तो बारिशें हुई नहीं उस लेवल का, अगर उस लेवल की हो जाए तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। अभी भी इसमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रोड तभी बने जब, हालांकि मेरा खुद का गांव जो है सड़क से मैंने जोड़ा था, और उसमें भी कुछ ऐसी मतलब गांव वालों ने कुछ ऐसी वो कर दी कि वो पानी सारा जो एक साइड से वो सड़क जो है सड़क को ही वो बना दिया ड्रेनेज, जबकि उसकी जगह जगह निकलने की जगह बनाई थी, बट लोगों ने अपोज किया क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे उसमें। क्या वो सड़क बन गई है? सड़क तो वो 6 साल चली हो, 6-7 साल, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, बट वो सड़क मेरे गांव में मतलब गाड़ियां पहुंचती थी। आज भी कोई बहुत दूर नहीं है मेरे ख्याल में, अगर ना भी पहुंचे वो सड़क तो ज्यादा बेटर है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क जो है वो निकाली थी, 6 साल चली। 2023 में जब 3 दिन ही हुई बारिश, कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि
वो जो ड्रेनेज जहां से पानी ने जाना चाहिए था वो पानी वहां से बंद कर दिया लोगों ने, और वो पानी जो है रोड से वो चले गया, और रोड से जब 3 दिन चलता रहा तो उसने जो है उस रोड को उठा दिया। तो ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल है। तो इसलिए जो रोड बन गए उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है जल्दी ऐसा प्रोविजन करे कि उनको रिटेनिंग वॉल और दूसरे जो भी सिस्टम है उससे उसको पक्का करे, ताकि जो रोड बन गए वो रोड जो है गांव के लिए खतरे का वो कारण ना बने। तो सवाल आपके गांव से ही है, क्या भविष्य में आप उस सड़क को निकालेंगे? नहीं, ये तो आपका एक व्यक्तिगत क्वेश्चन हो सकता है। मैं जहां तक मैंने तो बहुत सारी सड़कें अपने गांव में निकाली। राइट, मैंने पहली सड़क जो है मेरी ख्याल में 2002 में निकाली थी। मैंने लगभग 20-25 ऐसी सड़कें गांव मतलब गांव को सड़कों से जोड़ा है जो मैंने 2003 से लेकर 2006-07 तक जोड़ी। उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि फिर मैं प्रोजेक्ट में इस तरह से चले गया कि मेरे पास जो है खुद प्रोजेक्ट के लिए जो है फंड्स की शॉर्टेज होगी। उससे पहले मैंने 2006 से पहले मैंने बहुत सारे रोड्स बनाए अपने एरिया में। सवाल का जवाब अभी नहीं मिला सर। नहीं, डेफिनेटली मैं जिस गांव से हूं पर मेरा उसके लिए मतलब एक ही मतलब ये कह सकता हूं मैं, मेरा जो खुद का मानना है कि अब हम उस सड़क को जरूर निकालेंगे, बट उसको हम इस एंगल से निकालेंगे कि मेरे गांव को आने वाले समय में कोई खतरा ना हो। जब कभी भगवान ने चाहा इतने फंड्स या तो सरकार के माध्यम से या मेरे कोई पर्सनल लेवल पे अगर हो गए तभी हम उस सड़क को थ्रो करेंगे, नहीं तो जिस स्थिति में आज है उसको उस स्थिति में रहने देंगे ताकि मेरा गांव स्लाइड से बचे। तो ठाकुर साहब, अभी आपने जिक्र पंडित सुखराम जी का भी किया अपने इस पूरे वार्तालाप में। तो जब हम आपके बारे में जानकारी जुटा रहे थे तो हमें यह भी पता चला कि आपके जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम जी के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि इन दोनों के बीच राजनीति विरोध था, ये पूरे हिमाचल प्रदेश को पता है और सब जानते हैं। इस राजनीति विरोध के बीच भी आप दोनों के साथ रहे, दोनों के साथ संबंध भी आपके वैसे रहे। तो ये संतुलन आपने कैसे बनाया? ऐसी क्या आपकी पूरी ये कहानी है कि आपका ये संतुलन बना रहा? क्या कोई अड़चन भी आई? नहीं, इसके पीछे जो मेरा मानना है उसके पीछे सच्चाई थी, क्योंकि पंडित जी भी सच्चाई को प्राथमिकता देते थे, राजा वीरभद्र जी भी सच्चाई को प्राथमिकता देते थे। वो कैसे? यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया था बीच में। ये कोई जन्मजात के शत्रु तो थे नहीं, ये पॉलिटिकल विरोधी थे एक दूसरे के। तो उसके पीछे कुछ जो विरोध, जहां तक मैंने पंडित जी से सुना तो पंडित जी ने मैंने भी उनसे ये क्वेश्चन किया था कि भाई आपकी, जब आप इतने सीनियर लीडर्स हो दोनों कांग्रेस पार्टी में, तो आपके भाई ये विरोध कहाँ से शुरू हुआ? तो पंडित जी ने मेरे को कहा था कि भाई मैं जो है ये जो हिमाचल ना थोड़ा सा ट्रांसफोर ओरिएंटेड स्टेट बन गया था कहते। तो मैं चाहता था कि भाई ये ट्रांसफोर ओरिएंटेशन जो है, जो ट्रांसफोर का जो भी काम है, ये कंसर्न जो है जो उस विभाग के हेड हैं या तो उनको दिया जाए या कंसर्न मिनिस्टर को दिया जाए, और भाई इसमें चीफ मिनिस्टर अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो इस वजह से कहते हैं हमारे जो विरोधाभास शुरू हुए। और आपने बोला कि आपने दोनों में संतुलन कैसे बनाया, दोनों से भाई मेरे इतने क्लोज वो कैसे रहे? यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया था, जो राजा साहब के ग्रुप के थे वो जो है राजा साहब के पास पंडित जी की चुगलियां लगाएंगे, जी पंडित जी ने तो ऐसा किया वैसा बोला आपको, जबकि वास्तविकता कुछ और होती थी। और पंडित जी के पास जो है राजा साहब के बारे में बोलेंगे जी उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो इस वजह से जो है एक वो ट्रेंड बन गया था। तो मैंने कभी भी, बल्कि बहुत बारी ऐसा हुआ, एक बारी की मेरे को याद है घटना, मैं सेक्रेटरीट में आया था किसी काम से, तो वहां कोई बात चली, तो मैंने राजा साहब के सामने पंडित जी की तारीफ कर दी। तो मेरे को, जो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मेरा ऐसे कोट भी खींचा कि भाई ऐसा मत बोला। मैं कहा नहीं, मैं सच्चाई जो बोल रहा हूँ भाई वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो राजा साहब के शब्द थे कि भाई ये हिमाचल में मेरे को पहला आदमी ऐसा मिला जो मेरे सामने भी पंडित जी की तारीफ कर रहा। कहते ये अच्छी बात है, ये इस इंसान की क्वालिटी है जो मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तो मैं सच्चाई शब्द बोल सकता हूँ कि सच्चाई मैंने दोनों के सामने रखी। और पंडित जी भी इसी तरह से, मतलब इनके बहुत बड़े फैन थे अपने राजा साहब के। मैंने बहुत सारी घटनाएं राजा साहब से भी शेयर की। एक बारी हम सिरमौर के किसी इंटीरियर एरिया में थे, तब जो है मैं थोड़ा सा कुछ बीच में मैंने पॉलिटिक्स में भी थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन शुरू किया था। तो वहाँ पे एक रेस्ट हाउस में हम रुके, तो वहाँ एक हमारे साथ जो है हरियाणा के भी एक मिनिस्टर थे उस वक्त, जो है
हिमाचल विकास कांग्रेस और बीजेपी की सरकार हिमाचल में थे और धनीराम शांडिल जी का इलेक्शन हो रहा था। तो हम वहाँ पे रात को कपोटा पहुंचे, तो वहाँ एक रेस्ट हाउस था और साथ में ही वहाँ छोटा सा हेलीपैड भी है। तो जब हम वो नया नया बना था वो है उस वक्त मेरे ख्याल में वो रेस्ट हाउस तो अच्छा नीट एंड क्लीन था। कपोटा के साथ ही है जगह, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर नया नया बना था वो। तो वो जो हरियाणा के मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था, उनको लगा कि भाई ये कोई सरकारी होटल है। तो फिर उन्होंने जब पंडित जी से डिस्कस किया कि भाई ये सरकारी है, बोला नहीं ये हमारा PWD का रेस्ट हाउस है। कहते बोले जी इतना नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा रखा हुआ। तो इस पे जो है पंडित सुखराम जी ने जो है राजा वीरभद्र जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। और ये तारीफ जो है मैंने कि भाई राजा साहब का जो है वो जैसे खुद भाई जन्म से राजा है तो उनका काम करने का स्टाइल भी इसी तरह से है। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में उनकी तारीफ भी करते थे। जैसे पंडित जी राजा साहब के बारे में एक बात हमेशा कहते थे कि भाई जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हारती है हिमाचल में, तो राजा साहब जो है हारने के दूसरे दिन बाद ही पार्टी को दोबारा से स्टैंड करने के लिए जो है पैदल यात्रा शुरू कर देते थे। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें जो है मैंने राजा साहब से शेयर की पंडित जी की। तो मेरे ख्याल में ये सच्चाई उनको लगी है कि भाई मैं हमेशा सच्चाई रखता था, अगर कहीं मान लो कोई गलत बात भी है तो मैं वहाँ पे अड़ जाता था कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये एक बात हो सकती कि दोनों जो है दोनों एक समय तो ऐसा था कि भाई अगर मैं एक हफ्ते में कभी राजा साहब से ना मिलूं तो वो जो है मतलब मेरे को अपने स्टाफ के लिए बोलते कि भाई उनको बुलाओ, यंग मैन बोलते थे मेरे को, उस यंग मैन को बुलाओ। तो इतने क्लोज रिलेशन आपके रहे इनके साथ, तो जैसा आपने भी बताया, ऐसा कभी वक्त आया जब इन दोनों दिग्गज नेताओं ने कहा हो कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, आपको मेरे साथ रहना हो? कभी ऐसा किसने कहा हो, टोका टोकी? नहीं, सिंपल क्योंकि इतना बड़ा मेरा लेवल भी नहीं था कि भाई मेरा कोई पॉलिटिकल वो तो था ही नहीं, ना विषय था, ना मैं पॉलिटिकली ठीक है जितना मेरा अपना दायरा है। पर उन्होंने दोनों ने ऐसा कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं। वो दोनों इस बात से खुश थे कि कोई हमारा हिमाचल का यूथ जो है इतना बड़ा अकेले इतना बड़ा काम कर रहा है। तो ये दोनों के लिए एक खुशी की बात थी, चाहे वो पंडित जी थे चाहे राजा वीरभद्र जी थे। ठाकुर साहब, आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यात्रा के दौरान आपने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का नेतृत्व भी देखा होगा, जिस समय वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। तो उनके साथ जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कुछ तस्वीरें भी हमने आपकी उनके साथ देखी। तो हम जानना चाहते हैं कि धूमल जी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो और आपके जीवन में एक पॉजिटिव प्रभाव डाला हो? जहाँ तक आपने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व की बात की और आपने कहा कि भाई आपने जो है उनके साथ मेरी फोटो देखी, जब से ये खासकर ये अपना मोबाइल का ज़माना आया तब से फोटो तो आप किसी के साथ भी ले सकते हैं, बट ये जो फोटो है ये मोबाइल के ज़माने की नहीं है, उससे पहले की है। तो उसमें जो है मेरे को जो है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री के नाते जो है मेरे को सम्मानित कर रहे। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि भाई उनके कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको प्रभावित आज भी करती है। आपका शुरू में एक क्वेश्चन था कि आपने हिमाद्री नाम कैसे रखा, और मैंने ये भी बताया कि हिमाद्री वास्तविकता में मैंने नहीं रखा। ये जो मेरे हिमाद्री और ग्रोवेल जो दो प्रोजेक्ट हैं ये जो है पहले किसी बार की मल्टीनेशनल कंपनी के थे। और जब भी मैं अपने गांव जाता था, एक फिरनू नाम जगह है जहां मेरा स्टेज 2 है, ग्रोवेल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, वहां पे उस कंपनी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता था, क्योंकि उनको ये अलॉट हो गया था 1999 में। उस वक्त मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि मैं वो प्रोजेक्ट ले सकूं। तो उसके बाद जैसे जैसे समय भी था उस कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट नहीं लगा 2007 तक। तो 2007 में मैंने कुछ और प्रोजेक्ट अपने लिए लॉट किया था उसी विजिनिटी में, जो हमारा ये जो आनी रिवर है सतलुज की जो ट्रिब्यूटरी है, इसी में मैंने जो प्रोजेक्ट मेरे पास आज हैं इसके अपस्ट्रीम में मैंने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट अलॉट किए थे। तो बीच में एक पॉलिसी बनी गवर्नमेंट की कि भाई वो भी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। तो उसमें एक पॉलिसी ये बनी कि भाई जहाँ पे जिस विजिनिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे जिस एरिया में, तो उनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें होगी वो कॉमन होगी, ताकि बहुत सारी लाइनें ना बने और हमारे इन्वायरमेंट को भी उसका फायदा हो। तो ऐसे में जब हम एक इस बारे में ये जो अब प्रोजेक्ट मेरे पास हैं और मेरे जो अपस्ट्रीम में प्रोजेक्ट थे, हम जो है उनके साथ जब मीटिंग करने गए कि भाई हम जो है ट्रांसमिशन लाइन कॉमन बनाएंगे और जो खर्चा है वो आपस में बांट देंगे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही कहती थी।
तो उस वक्त जब मेरी उन इंडस्ट्रियलिस्ट से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ठाकुर जी हम यार इससे क्विट करना चाहते हैं, हमने जो है इससे बड़े प्रोजेक्ट लगाने, क्योंकि उनकी तो कैपेबिलिटी थी इससे बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की। तो अगर आपको कोई आपके पास हो तो भाई आप हमारे से उनको मिला लेना। तो मैं तो पहले जैसे आपको बताया कि मेरे को बड़ी वो ईर्ष्या होती थी यार, मेरे गांव में किसी और ने प्रोजेक्ट लगा लिया, क्योंकि उसमें तो मेरी पर्सनल जमीनें भी लगी हुई है, मेरी खुद की जमीन लगी हुई है, तो भाई ये प्रोजेक्ट किसी और ने ले गया। तो मैंने उनको बोला कि यार इससे बड़ी बात तो कोई और हो नहीं सकती भाई, मैं चाहता हूँ। तो फिर जो भी उनके साथ मेरे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुए तो ये दोनों प्रोजेक्ट मैंने टेक ओवर कर दिए। तो जो उस वक्त की हमारी हाइड्रो पॉलिसी थी वो ये कहती थी कि भाई कोई भी जो ओरिजिनल अलॉटी है, तो ओरिजिनल अलॉटी वो थे, वो कंपनी ओरिजिनल अलॉटी थे। अगर वो अपना प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को देते हैं तो उनको जो है 51% शेयर जो है वो अपने पास रिटेन करने पड़ेंगे। अब ये आप प्रोजेक्ट आप टेक ओवर कर रहे, कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। हालांकि मैंने उनको कुछ एडवांस भी दे दिया, क्योंकि मेरे को ये विश्वास था कि मैं इस पॉलिसी को चेंज करूंगा, ये मेरे को विश्वास था। बट नहीं भी हो सकता था, एक तरह का जुआ तो मैंने खेल ही दिया था। तो मैंने उनको एडवांस भी दे दिए थे। तो फिर मैं एक दिन धूमल साहब के पास पहुंचा, मैंने उनको बोला जी ऐसा ऐसा है, हमारी एक पॉलिसी है जिसमें जो ओरिजिनल अलॉटी है उनको जो है 51, अगर वो किसी को अपना प्रोजेक्ट आगे देते हैं, सेल आउट करते हैं, तो 51% शेयर जो है वो रिटेन रखते हैं अपने पास। तो कहते हैं हाँ ये पॉलिसी हमने बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि जो है जो हमारे हिमाचल के लोगों को जो प्रोजेक्ट अलॉट हुए हैं कंट्रोलिंग उनके हाथ में रहे, वो ओरिजिनल मालिक रहे, ना कि बाहर के लोग उसके मालिक बन जाए। मैं कह जी यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है बाहर वालों के लिए और लेना चाहता कोई हिमाचली। बोला ऐसा तो है ही नहीं यार, हिमाचल वाले कहाँ लेते हो, तो उल्टा कहते हैं लॉट करके बेच देते। मैं कहा नहीं सर यहाँ ऐसा है। फिर मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, कहते अगर ऐसा है तो कहते मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर जो है अप्रूवल दूंगा। आज भी वो नोट शीट मेरे पास पड़ी है, अगर आप कभी उसको देखना चाहेंगे तो धूमल साहब ने की और एप्रिशिएट साथ में क्या किया साहब, मैंने पहली बार सुन रहा हूं कि भाई कोई हिमाचली यूथ जो है बाहर वाले से प्रोजेक्ट खरीदना चाहता है। कहते मैं 100% शेयर को अलॉट करने की आज ही परमिशन, क्योंकि पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ उल्टा होता था, हिमाचल वाले उल्टा बाहर वालों को बेचते थे। तो इसलिए कहते 51% की वो हमने शेयर होल्डिंग की वो रखी हुई है, इसमें मतलब वो लगाया हुआ है। तो कहते आप अगर आप खरीदना चाहते तो मैं आज के आज 100% शेयर को ट्रांसफर करने की जो है वो इसमें पॉलिसी बनाता हूँ। और उन्होंने मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में वो परमिशन मेरे को दे दी थी। और वो पॉलिसी फिर बदल गई, वो पॉलिसी बदल गई, क्योंकि आज तक इतिहास में दूसरा हुआ भी नहीं, ये पहला इतिहास है मैंने बाहर वालों से खरीदे। नंबर 2, दूसरी बात मेरे को धूमल साहब की एक और बहुत ज्यादा मतलब मेरे को प्रभावित कर गई वो बात। यहाँ क्या होता है हिमाचल में, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो नाथपा झाकड़ी है, चाहे आपका कटछम बांगतू है, आपका ये जो तत्ता पानी के साथ आगे कोल डैम है, जो भी है मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और आपके यहाँ पे हमारे घानबी में 2 प्रोजेक्ट बने, जितने भी प्रोजेक्ट है इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है वो या तो हैदराबाद की है या वो हमारे ये तो अब हुई है गुजरात की है, ज्यादा हैदराबाद मतलब बाहर की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो मैं रोज सोचता था यार हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, वहां हमेशा कंडीशन होती है कि भाई जिन्होंने इतना काम किया उतना काम किया प्रोजेक्ट जो है उनको अलॉट होते। तो मैंने क्या किया एक बारी कि यार कैसे न कैसे एंटर तो होना है भाई इस फील्ड में। तो घान भी एक प्रोजेक्ट था बिजली बोर्ड का, वो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था। एक आपने शायद आपका मेरे को नहीं पता आपने उनका नाम सुना, एक सत्यम कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो कंप्यूटर वगैरह में भी थी। तो सत्यम को वो काम अलॉट हो गया था। तो सत्यम का थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, 2005 से वो कंपनी बंद ही हो गई, तो वो काम छोड़ के चले गई। तो 2009 में वो प्रोजेक्ट दोबारा से एडवर्टाइजमेंट हुआ, रीसाइंड हुआ वो वर्क। तो उसमें बहुत सारी कंपनी आई, उसमें उन्होंने बीडिंग दी, मैंने भी उसमें एक बीड दी। और तो कोई तरीका था नहीं, और मैंने वो बड़ी कॉम्पिटिटिव डाल दी कि भाई मेरे को इसमें जाना ही, इवन थोड़ा सा माइनस में चले गया मैं उस काम को लेने के लिए, क्योंकि मेरे को एंटर होना था कि भाई जो कोई पटेल, कोई सत्यम, कोई दूसरी कंपनी यही नहीं काम कर सकती, कोई जेपी, हम भी काम कर सकते हैं। तो मैंने माइनस में जाके उसमें एंट्री मतलब मेरे को वो टेंडर मिल गया।
तो जब वो टेंडर, ऐसा जरूरी नहीं होता सिस्टम में कि भाई अगर आप माइनस में है तो आपको टेंडर मिल ही जाएगा। आपकी टेक्निकल नो हाउ भी, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी सारी, मतलब जो बाद में कमेटी होती है वो देखती है। तो इसमें जो कमेटी बनी थी उस वक्त की, तो वो धूमल साहब के पास चलेगी कि भाई, क्योंकि उस वक्त बड़ा धूमल साहब के टाइम में जो हाइड्रो को ना बड़ा वो बूस्ट किया जा रहा था कि भाई जनरेशन हो हिमाचल के लिए, ताकि इनकम के साधन जनरेट हो। तो वो जो भी उस वक्त के रहे होंगे कमेटी वाले चले गए प्रोफेसर साहब के पास, तो कहते जी ऐसे ऐसे वो भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये ना दोबारा से हमारा लटक जाएगा। तो धूमल साहब ने बोला क्यों लटक जाएगा? कहते जी इसमें कोई नई कंपनी आ गई हिमाचली, तो जी उनको टेक्निकल नो हाउ तो है नहीं, तो भाई वो इसमें माइनस में उन्होंने डाल दिया, अब कैसे करें? तो धूमल साहब का उनको जवाब था कि भाई ऐसा कहाँ लिखा हो कि हिमाचली काम नहीं कर सकते? आपने भाई उनसे अर्नेस्ट मनी लिया हुआ है, भाई आप उनको देखो तो सही ना, ट्राई तो करो। आप ये कैसे कह सकते हैं लॉट करने से पहले कि भाई हिमाचल की कंपनी ये काम नहीं कर सकती? तो वो वैसे ही, क्योंकि ये भी रहता है कि भाई अगर हिमाचली को काम मिले तो अफसर जो अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता था मेरे साथ, क्योंकि किसी भी मतलब औरों के साथ, मेरे साथ तो और भी कठिन है, क्योंकि वो बाहर के लोगों को तो जो सरकारी तंत्र है अपने हिसाब से चलाते हैं, उनको मैनिपुलेट कर, हाँ मैनिपुलेट कर सकते थे बाहर के बंदों को, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो भी तो कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से टेंडर देते हैं ना। हमारे साथ तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर थी। तो वो प्रोजेक्ट मेरे को उन्होंने अलॉट कराया कि भाई जब ये L1 है तो ये इन्हीं को कराओ। इन्होंने आपके पास सिक्योरिटी रखी, अगर ये फुलफिल ये अपने उस पर खरे नहीं उतरते तो आप इनकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर दो। तो वो प्रोजेक्ट मेरे को उन्होंने अलॉट किया था। उसमें मेरे को कंप्लीट करने का टाइम 2015 तक था, पर मैंने वो 14 नवंबर 2014 में कंप्लीट करके दे दिया। और इसमें एक आगे घटना और जुड़ी हुई है। 2014 में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी बन गए थे। हमेशा जो है जब भी किसी योजना का, परियोजना का, प्रोजेक्ट का जब उद्घाटन होता तो पावर हाउस में होता है जी। तो मैंने राजा साहब से, उसके 2 पार्ट थे उस प्रोजेक्ट के, एक पावर हाउस का था, एक डैम का था। तो मेरे पास जो पार्ट था वो डैम वाला था। तो मैंने बहुत बड़ा डैम, आप कभी जाना उसकी फोटोग्राफी भी करना, कि किसी इतने छोटे से गांव के आदमी ने कंपनी बनाई और उसने इतना बड़ा डैम बना के तैयार किया। तो हमेशा यूजुअली ये होता है कि भाई मतलब हेड का वो होगा ना, हेड हुआ पावर हाउस, टेल हुआ डैम, तो मतलब पावर हाउस में उद्घाटन होता है। तो मैंने जो है उस डैम का उद्घाटन जो है राजा साहब से कराया था। और जब मैंने उनको ये बोला कि ये डैम मैंने बनाया, तो उन्होंने बोला कि मैं वो देखूंगा। तो उन्होंने जो है वहां उद्घाटन पट्टिका लगाई 2014 में। मैं उस वक्त की कटिंग भी आपको दे सकता हूं। उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि भाई अगर मेरे हिमाचल में 15-20 ऐसे यूथ और हो जाए तो भाई हम हिमाचल का नक्शा चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ यादें थी मेरी जो हमारे आदरणीय धूमल जी के साथ। तो सर काफी इंस्पिरेशन आपकी जर्नी रही भी है। और अगर मैं अभी बात करूं, जैसे आपके संबंध जो है 2 दिग्गज नेता पंडित सुखराम जी और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ काफी अच्छे संबंध रहे, और आपने काफी निजी पल भी उनके साथ बिताए होंगे। तो कोई ऐसा अनकहा किस्सा है जो आपने इन दोनों के बारे में सार्वजनिक मन से कभी ना बताया हो और आज आप हमें वो किस्सा सुना सको, उन दोनों से जुड़ा कोई ऐसी खास बात? नहीं, इन दोनों का मैंने एक ही चीज देखा, ये ना हमेशा जो है मतलब ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनकी सोच रही है हमेशा। मतलब अगर हम कहीं गाड़ी में भी सफर कर रहे तो ये कुछ ना कुछ वहां के बारे में सोचेंगे। पहले मैं पंडित जी का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे को एज ए, जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनके साथ बहुत सारा ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला। तो उस वक्त भी जो है मतलब जहां से भी हम क्रॉस होते थे, पहले मैंने एक बात करी ये अपने कश्यम की। तो एक बार हम तत्तापानी से करसोग आ रहे थे, यहाँ बहुत सारी एक्सचेंज का उद्घाटन करना था। तब मैं भी यंग था, मतलब उतनी मेरे को सोच नहीं थी। तो पंडित जी उस वक्त कम्युनिकेशन में, तो रास्ते में वो बता रहे थे कि भाई ये जो कश्मीर के जो कांटे हैं ये इसकी बहुत सारी मेडिसिन वैल्यूज है, तो भाई इसके भी यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाए जा सकते, बट हमारे को इसका जो दोहन करना है वो टेक्निकल एंगल से करना है। तो ऐसे मतलब जहां भी जाते थे तो इस बारे में उनका ये रहता था कि भाई यहाँ क्या पैदा हो सकता है जिससे हमारे हिमाचल को कोई ना कोई इनकम के सोर्स जनरेट हो। तो वही राजा वीरभद्र जी के कि भाई वो हमेशा जो है मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेड उनकी जो है वो रही, पॉलिसीज रही, और हमेशा जो हिमाचल के विकास के लिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजा वीरभद्र जी जो है 24/7 अवेलेबल थे पब्लिक के लिए, 24/7।
अगर मैं, क्योंकि मैं उनके एज ए चीफ मिनिस्टर भी उनके पास बहुत मेरा आना जाना रहता था, अगर उन्होंने अपनी उनके बेडरूम के सामने एक खिड़की है जो उनके गेट की तरफ को खुलती है, अगर उनको वहां कोई रात के 11 बजे भी कोई आदमी दिखा तो अपने स्टाफ को भेज के वो पूछते कि भाई आदमी कौन है, तो उसको फिर उनसे मिलके उनको वापस भेज देते। तो ये चीजें जो है बहुत एक प्रभावित करने वाली है दोनों व्यक्तित्व की। अभी आप हमारे सेटअप में थोड़ा बदलाव भी देख रहे होंगे क्योंकि बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से पूरे सेटअप को हमें बदलना पड़ गया। ठाकुर साहब, इसके लिए हम थोड़ा क्षमा भी आपसे चाहेंगे क्योंकि आपका वक्त हमने थोड़ा इस वजह से ज़्यादा ले लिया है और हम बातचीत के अपने अंतिम पड़ाव में भी है और इस बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं। तो ठाकुर साहब, आपके जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो ये संबंध बने कैसे और उनकी कौन सी ऐसी सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है जो कि सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं समझता हूं कि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जो शायद कई सदियों में एक आधा ही पैदा होता है। वो एक ऐसे नेता हैं जो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तो है ही है, साथ में एक इस तरह की क्वालिटी उनमें है जो सच को सच और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसी फील्ड हो जिसके बारे में आदरणीय श्री गडकरी साहब को उस फील्ड का नॉलेज ना हो। जहां तक आपने कहा कि आपकी उनसे कैसी नजदीकियां बढ़ी, आपको पता होगा मेरी मैरिज जो है महाराष्ट्र से है जी। और कुछ उधर महाराष्ट्र के रिलेशन की वजह से भी मैं उनके नजदीक आया हूं। बट इससे भी बढ़कर मैंने जो पाया, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने अपने बारे में जब उनको बताया कि मैं क्या काम करता हूं, जब खासकर मैंने टनल के बारे में उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी टनल का काम चला था हमारे यहाँ श्रीनगर में, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उस टनल की भी उनसे बात हुई और मैंने भी मेरे बारे में बताया कि मैंने इतने किलोमीटर टनल जो है बनाई। तो गडकरी साहब ने उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया कि भाई हिली एरिया में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्होंने उस वक्त अपने अधिकारियों को भी ये बोला था कि भाई हम इनको भी अपने उनकी कोई कमेटी होगी टनल एक्सपर्ट कमेटी, तो उसमें उन्होंने मेरे को भी आने के लिए बोला था। उस वक्त मैं शायद बीच में विदेश वगैरह चले गया था, मैं उस वक्त तो नहीं जा पाया, पर फिर भी टाइम टाइम पे मैं उनसे मुलाकात करता रहता हूँ। एक बात और जो मुझे उनकी बहुत ही प्रभावी और ख़ास बात लगी, एक बार जब मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे डिस्कस कर रहा था, तो क्योंकि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट ऐसे हैं, इसमें इतना लंबा समय इनको बनाने में लग जाता है कि ये फाइनेंशियली अनवाइबल हो जाते हैं, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर वालों को, खासकर जो हम छोटे इंटरप्रेन्योर हैं। तो जब मैं इस तरह की कुछ वाइबिलिटी की बात उनसे कर रहा था, तो उन्होंने एक बात मेरे से शेयर की थी कि भाई हमारे हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हम जो है सिर्फ फाइनेंस ऑडिट करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करते। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म करके जो है इतने अच्छे प्रोजेक्ट, एक मॉडल प्रोजेक्ट मैंने बनाया, अपनी तरह के प्रोजेक्ट मैंने बनाए जो कि एशिया में अपनी तरह के है, पर यहाँ आपकी परफॉर्मेंस को ना देखकर सिर्फ हम फाइनेंशियल एंगल देखते हैं कि भाई फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो रहा। तो ऐसी नीतियाँ हमारे सिस्टम में होनी चाहिए जो भाई इस तरह की सिस्टम, अगर वो फॉर द टाइमिंग और अगर वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं भी है, उनको वाइबल कैसे, उनकी वाइबिलिटी कैसी की जाए। तो ऐसी नीतियाँ हमारे बैंकर्स के पास होनी चाहिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, हमारे सिस्टम में इस तरह की ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट को भी देखा, परफॉर्मेंस को भी देखा जाए, उसका भी एक ऑडिट होना चाहिए। तो इस तरह के वो बड़े प्रैक्टिकल नेता है जो बहुत कम जो है हमारे देश में आज के युग में है। तो ठाकुर साहब, अब केंद्र से वापस हिमाचल पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ भी आपके काफ़ी पुराने संबंध हैं। उनके कार्यकाल को लगभग अब 3 साल का समय पूरा होने वाला है। तो एक उद्योगपति के रूप में आपको उनके कौन से डिसीजन सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? आपके इस क्वेश्चन को मेरे को 2 भागों में बांटना पड़ेगा जी। एक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एक हिमाचली होने के नाते। जी।
पहले अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते देखूं तो उन्होंने जो, खासकर मैं हाइड्रो की बात करूंगा जिस फील्ड में मैं खुद हूं, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो मेरे को उस चीज का नुकसान है। पर अगर मैं हिमाचल के हित की बात देखूं तो उनका ये सबसे पहला बहुत अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट में वाटर सेस लगाया। और प्लस उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्टों में जो है रॉयल्टी, जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉयल्टी थी उसको चेंज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में फाइट किया। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे टर्नओवर पूरा कर चुके थे, जो उस सर्टेन टर्नओवर के बाद वापस हिमाचल को मिलने चाहिए थे, तो ये पहल उनकी एक बहुत सराहनीय पहल थी। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इससे हिमाचल के लिए हमारे को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एज ए हिमाचली ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैं हाइड्रो सेक्टर में खुद भी हूं, बल्कि शुरू के दिनों में उन्होंने मुझसे भी ये डिस्कस किया था। पर थोड़ा सा इसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो हम जो हिमाचल के उद्योगपति है, क्योंकि जब सिस्टम है वो हिमाचल या कर्नाटका नहीं देखता है, सिस्टम सबके लिए बराबर है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियन। बट फिर भी अपनी अपनी स्टेट में जो है कुछ हमारे को भी एज ए हिमाचली, बीइंग ए हिमाचली, कुछ हमारे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। जैसे आप दूसरे बाहर से जो, जैसे वो फार्मास्यूटिकल साइड है या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है, बट हाइड्रो में हमारे को कोई ज़्यादा बड़े इंसेंटिव्स नहीं मिले हैं। तो हमने उनसे ये ज़रूर बोला था कि ये जो आपने जो लेवीज लगाई है तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे वाटर सेस उन्होंने लगाया, बट वो 25 मेगावाट से जो बड़े हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं 100 मेगावाट से ऊपर के हैं, और जो बड़े बड़े PSU हैं, तो वो उनके बहुत अच्छे डिसीजंस हैं। और अगर मतलब एज ए हिमाचली अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छे डिसीजंस है। एज ए एन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली उसमें हमारे को भी मतलब कुछ पार्ट हमारे को भी शेयर करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। पर मेरे को बीइंग ए हिमाचली उस पार्ट को भी शेयर करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एज मैं पहले हिमाचली हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट उसके बाद हूँ। तो मुझे उनका ये जो स्टेप है, ये उन्होंने जो लेवीज लगाई है, चाहे वो वाटर सेस के रूप में लगाई या जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट थे उनको वापस करने की बात उन्होंने की। और दूसरी बात आपने कही कि उनकी और ऐसी कौन सी बात आपको जो आपको अच्छी लगती है, आपको इस टर्नओवर में अच्छी लगी? उनकी देखो ना, कोई भी जब इतनी बड़ी पोजीशन में आदमी बैठा होता है, कोई भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, वो उनकी हर एक की ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी सरकार को रिपीट करूं। तो जिस तरह के डिसीजन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं, वो लोक लुभावने वायदे नहीं कर रहे। मतलब अगर वो भी चाहते तो लोक लुभावने घोषणाएं वो भी कर सकते थे। वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो मतलब जिसको बोलते हैं ना हमारे आंवले का स्वाद है, वो आज कड़वे जरूर हैं, बट आने वाले समय में जो है जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए उनका बेनिफिट हो सकता है। पर इसमें फिर एक बीच में वट आता है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 5 साल के लिए बना होता है। 5 साल में आप सारे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। देखो ना, वो भी हर CM जो है चाहेगा कि भाई वो ऐसी ऐसी चीजें करे कि मैं रिपीट हो जाऊं। बल्कि मैंने एक बारी मैं अपना ही वो उनसे मतलब मैं कुछ बात उनसे शेयर कर रहा था, तो मैंने कोई उनको प्रपोजल दी थी कि भाई इस तरह से अगर आप करते तो भाई आपको आने वाले समय में ये ठीक रहेगा। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि भाई मुझे ये नहीं देखना है कि भाई मेरे को दोबारा से मुख्यमंत्री में बनूं या ना बनूं, मेरे स्टेट के लिए मैं एज ए मुख्यमंत्री क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, मुझे वो डिसीजन लेने हैं, चाहे मैं मुख्यमंत्री आज रहूं या कल रहूं या ना रहूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको आज के युवा को समझना चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल उससे मतलब पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ कर ये बात कह रहा हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मतलब मैं पॉलिटिकल बात कभी करता ही नहीं हूं। जो मैं हर उस इंसान की कदर करता हूं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मेरे में भी ये क्वालिटी है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखता हूं। तो उनकी ये बात जो है मैं पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ कर कह रहा हूं कि ऐसे डिसीजंस बहुत कम आदमी ले सकते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। क्योंकि आम आदमी जो है उनकी वो कर रहा है कि भाई ये जैसे आजकल थोड़ी देर के लिए
मतलब हमारे मतलब बहुत सारी जगह में वो फंड्स नहीं दे रहे। ठीक है, कुछ तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, बट इसके अलावा वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं जो हमारे आने वाले यूथ के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठाकुर साहब, आपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जब आपके बारे में पढ़ रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे, तो हमें पता लगा कि भाई जब भी आपके गांव में कोई त्योहार या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई मेला होता है तो आप उसमें ज़रूर शामिल होते हैं, चाहे उसके लिए आपको कितनी ही बड़ी मीटिंग्स को क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। तो जो आपका ये अपने गांव से जुड़ाव है, इसकी क्या कहानी है? ऐसा क्यों है कि आप अपनी जो मिट्टी है, अपनी ज़मीन की तरफ बार बार खींचे चले आते हैं? ये मैंने शुरुआत में भी आपके साथ ये बात शेयर की कि मुझे मेरी जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनसे मैं बहुत अंदर तक जुड़ा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मैं लगभग मतलब 16-17 साल तक तो मैं गांव में ही रहा हूँ। तो मैं जब डिफरेंस देखता हूँ कि शहर में क्या है और हमारे गांव में क्या है, तो मतलब उसमें एक बहुत बड़ी खाई मेरे को नजर आती है। जैसे मैंने बोला ना, मैंने जिंदगी में जो है पेवटी को जो है प्रायोरिटी दी है, पेवटी को मैंने लाइफ में प्रायोरिटी दी है। तो पेवटी अगर मेरे को कहीं पे मुझे मिलती है तो वो मेरे कल्चर में मिलती है, मेरे गांव के वातावरण में मिलती है, और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी है, मेरा वहाँ का कल्चर है, उससे मेरे को जो है बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जो है जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं मेरे गांव की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। तो जब आप गाँव की तरफ जाते हैं या फिर लौटते हैं, जब भी आप गाँव पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहला ऐसा कौन-सा लम्हा होता है, जो आपको सुकून देता हो या फिर आपको काफ़ी अलग-सा अनुभव कराता हो, जब भी आप अपने गाँव पहुँच जाते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खासकर आज के यूथ के लिए। जी। मैं जब गांव जाता हूँ, आजकल क्या कल्चर चल पड़ा है हमारे गांव में भी, जैसे अब गैस वगैरह में खाना बनता है, तो जब मैं गांव जाता हूँ तो उस वक्त गैस के ऊपर खाना नहीं बनता। अच्छा। तो उस वक्त जो है पहले तो मेरे अम्मा जी होते थे, अब तो अम्मा जी नहीं है, अब मेरी भाभियाँ हैं घर में, है ना। तो भाभी जी को ये पता होता है कि भाई जब भाऊ घर को आते हैं, मेरे को घर में भाऊ बोलते हैं, तो उस वक्त जो है किचन मतलब उसमें जो हमारा लकड़ी का चूल्हा है उस पर खाना बनता है। तो सबसे ज़्यादा पहला जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंदीद जो मेरी चीज़ है वो लकड़ी के चूल्हे में जो हमारा खाना बनता है, रोटी बनती है जिसमें राख लगी हो, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा, मेरे जो अब तो हमारे गांव में भी बहुत कम बुजुर्ग रह गए बेचारे, जो मेरे पिताजी की उम्र के थे, वह बहुत सारे अब जो है इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी जो कुछ बुजुर्ग बचे हैं, तो उनके साथ बैठना, उनके साथ अपनी पहाड़ी भाषा में बात करना, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिससे आपका खास लगाव रहा हो, कि जो आपको लगता है कि भाई ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनके पास जो एक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, कुछ मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, पर उनको मैं जो है अपने भाई की तरह उनसे मतलब उनका व्यवहार मेरे भाइयों की तरह है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं किसी एक दो का नाम लूंगा तो बहुत सारे मेरे से रूठ भी जाएंगे, तो इसलिए मैं सभी को जो है मतलब अपने भाइयों की, जो भाई की उम्र है उनको भाई का रिस्पेक्ट, जो पिताजी की उम्र के उनको पिताजी का रिगार्ड में देता हूँ। तो ठाकुर साहब, जब हम आपके बारे में जानकारी जुटा रहे थे तो हमें पता चला कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और योगाभ्यास के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है। और इसके साथ-साथ हमें कुछ फ़ोटोज़ आपकी बाबा रामदेव के साथ भी मिली, और बाबा रामदेव आपके घर भी आए थे। तो बाबा रामदेव के साथ इस संबंध की कहानी क्या है? उन्होंने आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डाला है? ज़रा आप हमें बताइए। गौतम जी, लगता है आपने मेरे बारे में बड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन की है। जहां तक आदरणीय स्वामी रामदेव जी की बात है, स्वामी रामदेव जी के साथ मेरे संबंध लगभग 2005 से है। पर जहां तक योग की बात है, योग में पिछले लगभग 1993 से मैं करता हूं। तो योग जो मैंने सीखा है, ये मैंने रामदेव जी से नहीं सीखा। योग मैंने आदरणीय पंडित सुखराम जी से सीखा। पंडित जी के साथ मैंने बताया आपको, मेरे को बहुत सारा लंबा टाइम उनके साथ मेरे को रहने का मौका मिला। तो पंडित जी जो है वो 4 बजे उठ के योग करते थे।
तो योग की जितनी भी क्रियाएं हैं आज जो मैं जितनी मैं जानता हूँ, ये सारी मैंने जो है आदरणीय पंडित सुखराम जी से सीखी है। ये ठीक बोला आपने कि मेरी जो दिन की जो दिनचर्या शुरू होती है वो सुबह 4 बजे हो जाती है। लगभग 8-1 बजे तक जो है मैं अपनी जो मतलब जो भी डेली रूटीन है, योग है, तो उनको उनसे फिनिश होके नहा धो के फिर पूजा करके मैं 9 बजे काम के लिए निकल जाता हूँ। और इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमने जिस मुकाम पे मैं आज हूँ, ये ठीक है कि वो मतलब जो प्रोजेक्ट्स मैंने लगाए वो फाइनेंशियली मेरे को उतने वाइबल नहीं रहे, बट उन प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो मैंने पिछले 20-25 साल में मेहनत की, मैंने लगभग 18 से 20 घंटे लगातार पिछले 20 सालों से जो है 18 से 20 घंटे जो है मैंने मतलब रोज मेहनत की। और एक मैं प्रोजेक्ट के दौरान का एक आपको एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हमारे इसमें प्रोजेक्ट में ना एक राफ्ट बोलते हैं उसको, मतलब राफ्ट का मतलब जैसे आप हमारा घर का स्लैब होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो ऐसे राफ्ट जो है जब हमारी ये इसकी फाउंडेशन वगैरह बनती है जहाँ टर्बाइन्स वगैरह लगती है, तो राफ्ट जो है बहुत मतलब एक आप ये समझो कि एक बड़ा स्लैब हो गया, वो 3-4 मीटर हाइट का मतलब डेप्थ का। तो उसकी जो मतलब अगर आपने सही इंजीनियरिंग एथिक्स अप्लाई करनी है तो उसका तरीका ये है, उसमें नॉन स्टॉप कंक्रीटिंग होनी चाहिए, मतलब आपका कंक्रीटिंग बीच में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और वो इतनी मतलब वो डिफिकल्ट वो मतलब उसको कंक्रीट को करना होता है क्योंकि आपकी टर्बाइन की पोजीशनिंग होनी है। अगर आपकी कंक्रीट उस वक्त कुछ दाएं बाएं होगी तो बाद में आपकी मशीनरी सही जगह में सेटल नहीं होगी। तो जब वो राफ्ट हम डाल रहे थे तो आज सुबह 9 बजे मैं उस राफ्ट पे खड़ा हुआ हूं। आज से शाम के 9 तक 12 घंटे, सुबह के 9 तक 24 घंटे, और दूसरे दिन लगभग 6 बजे जो है मैं वहां से मतलब उस राफ्ट के ऊपर से मतलब वापस गया। ये आपकी शुरुआती सफर की कहानी है। ये मैं ड्यूरिंग ये कैरी मतलब जब मेरी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसका कारण हालांकि मेरे इंजीनियर्स भी थे वहां, वो भी उसको देख सकते थे, पर क्योंकि वो इतना सेंसिटिव वो जॉब था, पार्टिकुलर जब तक आपकी टर्बाइन जो है प्रॉपर आपकी उसकी फाउंडेशन नहीं बन जाती। तो इस तरह से देखो वो नॉन स्टॉप मैंने जो है लगभग 36 आवर्स मैंने खाना भी वहीं उसके ऊपर खाया, वहां सरिया बांधा होता बहुत मोटा मोटा, उसके ऊपर बैठ के मैंने खाना मतलब ब्रेकफास्ट भी वहां किया, डिनर भी वहां किया, दूसरे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहां किया, और फिर शाम के 6 बजे जो है हम वहां से फ्री हुए। तो मतलब इस तरह के मतलब हमने बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल किया। और ये ठीक है कि जितने फ्रूटफुल वो प्रोजेक्ट मेरे लिए खुद के लिए व्यक्तिगत तौर पे होने चाहिए उतने फ्रूटफुल हो नहीं रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको बनाने में ही हमारे को 10-10 सालें लग गई, क्लियरेंस की स्टेजेस में, दूसरी स्टेज में। पर मुझे आज इस बात का गर्व है कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाए वो मेरे को वाइबल ना होते हुए भी मैंने जो है स्टेट के लिए एक असेट्स क्रिएट किया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ठाकुर साहब, आपने हमारे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आपने आधे ही प्रश्न का हमें उत्तर दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि बाबा रामदेव जी से आपके संबंध कैसे बने और वो आपके घर तक कैसे आए। मैं जो आपसे शुरू में बात कर रहा था कि भाई जहाँ तक योग की बात है, योग तो मैंने पंडित जी से सीखा है। जहाँ तक स्वामी रामदेव जी की बात है, वो शुरू में जब अपना ये योग वगैरह का कार्यक्रम, जब तब तक वो इतने मतलब वो नहीं थे पब्लिक में इतने वो रिनोन नहीं थे, तो उस वक्त जो है मेरी उनसे कई मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के दौरान जो है मैंने उनकी जो संस्था है उनको 2-3 बारी लगभग 2004 से लेकर 2007 तक मैंने उनकी संस्था को डोनेशन भी दी 2-3 बारी। अमाउंट तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बट अच्छा खासा अमाउंट मैंने उनको दिया। वो इसलिए दिया कि मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खुद योग करता था, कि भाई इस योग की जो है आज हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भाई इनको कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। जैसे मैं कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ, जहाँ भी जितना मुझ में समर्थ्या है उतना मैं जहाँ भी मुझसे हो सकता है तो मैं ये करता रहता हूँ। तो स्वामी रामदेव जी की संस्था को भी मैंने 2-3 दफ़ा जो है उनके संस्था को डोनेशन भी दी, बल्कि बाद में
हमारे को कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरीज भी आई, क्योंकि हमने तो चेक से उनको पेमेंट की थी और कोई हमारे पास तो ऐसा कोई इनकम का साधन नहीं है जिसको आप किसी भी तरह से हाइड कर सके। तो हमारे पास हमने उसका भी जवाब दिया कि हाँ भैया हमने स्वामी रामदेव जी को इतना डोनेशन उस संस्था को दिया। तो इसी बीच जो है वो एक बारी हिमाचल के दौरे पे थे, तो फिर वो लंच पे मेरे घर आए थे और उस वक्त उन्होंने यहाँ पे हमारे एक साधुपुल नाम की जगह है, वहाँ उन्होंने एक अपनी इंडस्ट्री का शुरू करना था और बाद में कुछ वो पॉलिटिकल उसमें वो फंस गई वो इंडस्ट्री। तो उसके उद्घाटन में जो है हमारे को भी उन्होंने बुलाया था और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री जी थे वो आदरणीय श्री धूमल साहब थे, तो उस दौरान जो मेरे घर आए थे। सर आपके जो जीवन का सफर है उसमें कई इस तरह के मोड़ आए होंगे, कुछ मोड़ ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा आपको महसूस करवाने वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिससे आप काफी ज्यादा नाखुश भी हुए होंगे और साथ ही कुछ ऐसे भी क्षण आए होंगे जिसने आपको काफी ज्यादा भावुक किया होगा। तो क्या आप उन पलों का जिक्र हमारे साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है। जी। जैसे मैंने बोला कि हम 2005 से लेकर अभी तक जो है स्ट्रगल में चल रहे हैं। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने लगाए ये बहुत लंबी एक यात्रा थी। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मोड़ हमारी लाइफ में आए। आपने पहला बोला कि आपके जीवन में वो सबसे गौरव। खुशी का पल कौन सा था जिसने गौरव कर दिया जिस पे मैं गौरव महसूस कर सकता हूँ। वो खुशी का पल था जब मैंने दोनों प्रोजेक्ट की टरबाइन घुमाई और पहला यूनिट जब मैंने ग्रिड को कनेक्ट किया, जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का जो है पल था। इससे आप काफी ज्यादा गर्व महसूस डेफिनेटली, जब आपने इतना बड़ा एक गांव में पैदा होके आप प्रोजेक्ट में 7 किलोमीटर टनल बना रहे और जब पहला यूनिट मैंने मेरी टरबाइन ने जनरेट किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का क्षण था। नाखुश कर देने वाला क्षण कौन सा था सर, जिससे आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो? डिसअपॉइंट वाला क्षण मेरे लिए उस वक्त था जब मुझे लगा कि अपनी तरह के एशिया में अपनी तरह के मेरे प्रोजेक्ट है। जब आप कोई उसका, जैसे मैंने बोला ना कि अगर जैसे गडकरी साहब कह रहे थे कि भाई परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए, अगर कभी हिंदुस्तान में किसी हाइड्रो प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए तो मेरे प्रोजेक्ट जो है उसमें टॉप में पाए जाएंगे। इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूं कि मेरी जो टरबाइन्स हैं वो जो है जर्मन से आई है। तो जर्मनी के लोग जब मेरे प्रोजेक्ट में विजिट करते थे वो ये कहते थे क्योंकि उसी कंपनी के कुछ पार्ट जो है हमारे मेट्रो में लगते हैं, जो हमारी मेट्रो ट्रेन चलती है उसमें कोई पार्ट उनके यूज होते हैं उस कंपनी के जिससे मेरी टरबाइन्स आई है। तो वो लोग जो है पहले क्या होता था कि भाई वो जर्मनी से मशीनें और जगह के लिए एक्सपोर्ट करते थे। पिछले 2014 में वो कंपनी जो है हमारे गुजरात के बड़ोदरा में उन्होंने फैक्ट्री लगाई है। अब जो है इंडिया से वो 25 मेगावाट तक की टरबाइन जो यहाँ से और कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो कंपनी वाले हैं उनके ये शब्द है कि भाई हमने हिंदुस्तान में अगर पहली बारी कोई क्वालिटी वर्क देखा है, इतना अच्छा क्वालिटी वर्क हमने मेट्रो में भी नहीं देखा, क्योंकि वहां तो लाइफ का सवाल होता है, मेट्रो ने चलना है। उससे भी बेस्ट अगर कोई क्वालिटी वर्क हमारे को कहीं मिला है वो हिमाद्री और ग्लोबल में मिला। तो ये मेरे लिए एक कितनी गर्व की बात है। और वो अपने जो और कंट्री के विजिटर हैं उनको मेरे प्रोजेक्ट पे भेजते थे कि भाई वहाँ हमारी टरबाइन लगी और वहाँ आप हमारी टरबाइन को चेक करिए और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करिए। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपके लिए सबसे डिसअपॉइंटमेंट का कौन से क्षण थे। डिसअपॉइंटमेंट का मैं उसी पे आ रहा था कि भाई जिस आदमी ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट लगाए हो और वो उतना आउटपुट फाइनेंशियली उस व्यक्ति को ना दे पाए जिसके लिए उसने पूरी लाइफ लगा दी। वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं अपनी आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी वो मीट आउट कर रहे, बट हमारे पॉलिसी पैरालाइसिस की वजह से हम जो है आज लॉस में है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसपॉइंटिंग है कि इतनी मेहनत के बाद जो है ये दिन हमारे को देखने को मिल रहे हैं। बट अभी भी अगर हमारी गवर्नमेंट समझे, हमारे दूसरे लोग समझे कि इसका कितना फायदा है, कितने बाहर के देशों में क्या होता है, अगर आप 1 किलोवाट भी ग्रीन एनर्जी जनरेट करते तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। बट हमारे हिंदुस्तान में जो है खासकर जब से ये सोलर वगैरह का चला, हालांकि सोलर उतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए कि भाई हाइड्रो अगर फॉर द टाइम बिंग अगर
अनवाइबल है भी, उनको वाइबल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो 100 ईयर्स के लिए बने हैं। तो उस वजह से जो है वो जो है मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात बनी मेरे लाइफ में। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि आपके लिए सबसे भावुक क्षण कौन रहा लाइफ में। जी ये भावुक क्षण जो है ये बड़ा एक बहुत मेरे अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है मेरी 2 बेटियां हैं, जी तो उसमें जो मेरी छोटी बेटी है, आपने बीच में बोला कि आपको बहुत सारे ऐसे मोड भी आए होंगे, तो डेफिनेटली इतने बड़े काम में कभी ऐसा भी हुआ कि पैसा सारा खत्म हो गया, तो मुझे एक बारी जो है मेरी बेटी की पॉकेट मनी जो है यूज करनी पड़ी। तो पॉकेट मनी उसके पास अच्छी थी, 10-15 हज़ार, जैसे उन्हें तब जो है वो अपने ननिहाल वगैरह गई हुई थी, तो वहां से अपने नानी वगैरह से, अपने मामू वगैरह से, उसके बिटिया के उनके लगभग 10-12 हज़ार रुपए जो है उनके पास थे, मेरी छोटी बिटिया के पास। वो पैसे मैंने खर्च दिए बिटिया से मांग के, मतलब वो छोटी थी उस वक्त, बहुत छोटी, वो मतलब बिटिया उस वक्त ये पहचान नहीं सकते थे कि भाई अगर भाई ये 500 का एक नोट है, फिर 100 के 5 नोट है, तो कि भाई मैंने तो पापा को 5 नोट दिए थे, बाद में जैसे मैंने 500 नोट के वापस दिए, कहते पापा नहीं मेरे को तो वही नोट चाहिए। तो मेरा कहने मतलब मैंने वो बिटिया के पैसे खर्च लिए थे। तो जब मैं शुरुआत की बात है, जब आप सफर की हाँ शुरुआत के दौर तो जब मैं वो पैसे बिटिया की वो पॉकेट मनी खर्च दी, जब मैंने उसको 1 आधे महीने के बाद बिटिया को वापस लौटानी चाहिए, तो क्योंकि उस वक्त तो बिटिया के तो बहुत सारे पैसे थे, वो ना 100 के नोट, 50 के नोट, तो ऐसी वो थी। बाद में मैंने वो 500 के नोट दी थे, कहते नहीं पापा मेरे को तो वही चाहिए, आप तो मेरे से बहुत सारे ले गए थे, ऐसे लाडली बोल के, जैसे छोटा बच्चा बोलता है कि भाई ये तो आपने कम नोट दे दिए मेरे को। तो वो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि भाई देखो मुझे अपनी बिटिया की जो है पॉकेट मनी भी खर्च करनी पड़ी इन प्रोजेक्ट में, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा भावुक क्षण था। ठाकुर साहब, आपका जो जीवन है काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है, क्योंकि आपने सफर में कई तरह के मोड़ देखे। कभी ऐसा मोड़ भी आया जब आपको लगा आप सब खत्म होने वाला है, कभी ऐसा भी आया जब आपने काफी ज्यादा गर्व महसूस किया। अब सवाल एक राजनीतिक सवाल है हमारे मन में, और काफी लोगों को ये जानना भी है, क्योंकि आज तक मान सिंह ठाकुर को कभी सक्रिय राजनीति में नहीं देखा गया है। संबंध दोनों पार्टियों के साथ काफी अच्छे हैं और सभी नेताओं के साथ आपके संबंध काफी अच्छे हैं। क्या हम भविष्य में मान सिंह ठाकुर को राजनीति में देख सकते हैं, या फिर कोई प्लान आपके है नहीं कि मुझे राजनीति में उतरना है? नहीं गौतम जी, ऐसा नहीं है। मैं राजनीति में शुरू में रहा हूँ, शायद आपको ये मालूम नहीं है। मैं 1998 में जो आदरणीय पंडित जी ने एक पार्टी बनाई थी, हिमाचल विकास जी, कांग्रेस, आपने इसका जिक्र पहले भी किया था। तो मैं उसका यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टेट का। पर जब इस राजनीति में मैं आया, जब मैंने इसको अंदर तक इस राजनीति को देखा, तो मैंने ये पाया कि भाई मुझे अगर सक्रिय राजनीति में जाना है, अगर सही मायने में कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आप ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, तो उन रिसोर्सेज को ही जनरेट करने के लिए जो है मैं इस हाइड्रो फील्ड में गया था। ये अलग बात है कि वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहे मुझे, बट इस हाइड्रो सेक्टर में जाने का मेरा एक वो भी कारण था कि वहां से अच्छी इनकम होगी। उस इनकम को जो है समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से जो है उसको बदलाव लाने के लिए उस इनकम को जो है यूज किया जाए। क्योंकि बचपन से ही मैं समाज के प्रति कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप से कंट्रीब्यूशन करने की मेरी आदत रही बात फ्यूचर में राजनीति की, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं। हालांकि अब मुझे राजनीति का उतना शौक भी नहीं है, बट फिर भी जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो जो है मैं अपना कंट्रीब्यूट जो है जिस तरह से आज तक किया उसी तरह से समाज को, अपने क्षेत्र को जो है वो करता रहूंगा। मतलब चुनाव लड़ने का भविष्य में आपका भी कोई प्लान? मतलब ऐसा अभी ऐसा नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति में करना चाहता हूं उसके लिए मैं पहले अपने पास रिसोर्स जनरेट करना चाहता हूं। मैं राजनीति में आके रिसोर्स जनरेट नहीं करना चाहता हूं, मैं पहले खुद के रिसोर्स जनरेट करना चाहता हूं, ताकि मैं जो कोई अगर मान लो भविष्य में कुछ ऐसा मन करे भी, तो उसके लिए एक मेरे को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। फिलहाल आपका कोई भी प्लान राजनीति में आने का नहीं है? हाँ, आप ये कह सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ठाकुर साहब, आपने देश विदेश की यात्रा की है, जैसे आपने बताया कई देशों में आप घूमे हैं,
तो जब आप उन देशों में जाते हैं और जब अपने भारत देश को देखते हैं, तो क्या आपको एक फ़र्क लगता है उन दोनों देशों के बीच कि भई हमारे भारत में ये बेहतर है या फिर उनके देश में ये बेहतर है? और विदेशों से ऐसी कौन-सी सीख है जो आप भारत लाना चाहते हैं? देखो, भारत लाने वाला तो मैं कौन होता हूँ, पर ये ठीक है कि मुझे बहुत सारे देशों का भ्रमण करने का मौका मिला। मैं लगभग 2003 से लेकर 2008 तक तो बहुत सारे देशों में घूमा, बट सिंस 2009-10 में मैं फिर प्रोजेक्ट में एक्टिव रोल अदा करने लग गया था, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। पर फिर भी मैंने पाया, उसमें मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, उसमें मैंने ये देखा कि हमारे यूथ की भी, और एज ए होल मैं कह सकता हूं, नॉट ओनली यूथ, एज ए होल हमारी मेंटलिटी कुछ ऐसी हो गई, सोच ऐसी हो गई, हम हिंदुस्तानी अपने आप को कंपैरिजन पता किसके साथ करते हैं? पाकिस्तान के साथ। जी। और पाकिस्तान के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, तो हम अपने आप को मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे मानने लग जाते हैं। अगर कंपैरिजन करना है हमारी सोच में, तो हमारे को कंपैरिजन करना चाहिए जापान के साथ, अमेरिका। हमारे को कंपैरिजन करना चाहिए चाइना के साथ, हमारे को कंपैरिजन करना चाहिए आपने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और चाइना के साथ, चाइना का मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया। हमारे को कंपैरिजन करना चाहिए सिंगापुर के साथ कि वो कंट्रीज आज कहाँ है। जहां तक मैंने चाइना की बार बार बात बोल रहा हूं, क्योंकि चाइना में इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हमारे को कंपैरिजन करना चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना जो है आज से 50 साल पहले जो है हमारे से भी बुरी परिस्थिति में था। आज चाइना देखो वो वर्ल्ड लीडर बन गया, और हम जो है हम भी बहुत सारे क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर में हमारा इंडिया आज सबसे आगे, हमारे जितने भी बड़े बड़े जो इसमें सॉफ्टवेयर में खासकर जो इंजीनियर्स हैं, दूसरे हैं, वो सीईओज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो इंडियन है वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो एटमॉस्फेयर जो है हमारे इंडिया में उनको मुहैया नहीं हो रहा वो। तो हमारे को ये थोड़ी सी ये कंपैरिजन की सोच बदलनी पड़ेगी। अभी जो है हमारे को बहुत कुछ करना है। हमारे यूथ को ये समझना चाहिए कि भाई अभी मतलब बहुत सारे ने, एक तो चैनल्स भी इतने सारे हो गए, कुछ मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी को हर फील्ड का नॉलेज हो, पर जहाँ तक नॉलेज देखो ना, जब तक इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप जब गाड़ी चलाते हैं ना, अगर तो आपको खुद को गाड़ी चलानी आती है, तो जो आगे गाड़ी फ्रंट सीट में जो बैठा हुआ है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि ये गाड़ी अच्छी चला रहा है कि गलत चला रहा है। अगर आपको खुद को गाड़ी चलानी आती है, आप पीछे बैठे हैं, तो आप आगे वाले के बारे में सोच सकते हैं कि भाई ये गाड़ी सही चला रहा है कि गलत। अगर आपको ड्राइविंग खुद नहीं आती, तो आप क्या कहेंगे? वाह वाह यार, ये तो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है। तो इसलिए मतलब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, जब तक आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं देखी, तो आप जो है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हिंदुस्तान ने भी बहुत तरक्की की, चाहे वो कोई भी, मैंने बोला ना कि कोई किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की यहाँ सरकार रही हो, सभी ने जो है अपने अपने टाइम में जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट भारत ने की है, बट अभी बहुत कुछ करने को है। रही बात, आपने बोला कि आप ऐसी कौन सी चीज़ चाहेंगे जो हमारे यहाँ पे आए, तो वो दोबारा मैं कह रहा हूँ कि पंक्चुअलिटी एक है जो हमारे में अभी नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली बाहर देखा है। मैं एक बारी एक जगह का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं मेरे किसी मशीन के बारे में इंस्पेक्शन पे गया था। ये हाइडनहम एक जगह है जर्मनी में। तो जब हम उस इंडस्ट्री को विजिट कर रहे थे, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, इंजीनियर लोग, जहाँ से हम क्रॉस हो रहे थे हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। उनको मतलब लेना देना ही नहीं था हमारे से कि भाई यहाँ से कोई क्रॉस भी हो रहा था। पर जब उनका जैसे मान लो लंच होता है, तो 1 मिनट भी फिर वहाँ टेबल पे नहीं बैठेंगे। लंच खत्म होता तो वो 1 मिनट पहले उस पे होंगे। तो ये पंक्चुअलिटी का थोड़ा सा मैंने जो देखा कि भाई हमारे में वो जो है ना मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है हमारे में। दूसरा मैंने जापान में देखा, वहाँ पे ट्रेन जो है वैसे चलती है। कोई ट्रेन जैसे मान लो 11:01, 11:02, हमारे चलती यहाँ 10:30 बजे चलेगी, 11:30 बजे चलेगी। तो उनके लिए 1 मिनट भी मतलब उसमें भी देरी हो जाती है, उसमें भी देरी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम थोड़ा सा मतलब देखो ना, इसमें तो सब हिंदुस्तानी को जो है इसके लिए हमारे को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब तो नेट का ज़माना है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई वही देश, वो ठीक है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में वो देश हमारे से बहुत आगे है,
बट अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। वो हमारे ट्रेडिशंस है, वो हमारा खाना पीना है, वो हमारा पहनना है, तो उन चीज़ों में हम बहुत आगे हैं। तो ये मैंने पाया है इन यात्राओं में। तो ठाकुर साहब, अब हम इस बातचीत के अंतिम पड़ाव में हैं। तो अगर आपका जो ये इंटरव्यू है या फिर आपकी जो अनुभव की सीख है, वो दूर-दराज या फिर हिमाचल, भारत के किसी दूर-दराज के गाँव में पहुँचे और कोई नौजवान या बच्चा उससे प्रेरणा लेना चाहे, तो आप अपने अनुभव से ऐसा कौन-सा मंत्र उनकी झोली में डालना चाहेंगे, जिससे उनको एक प्रेरणा मिल सके? बस मैंने बोला जहाँ, वैसे तो ये होना चाहिए कि वो जहाँ जो भी है, वो वहाँ की खासियत को पहचाने कि वहाँ क्या चीज़ हो सकती है। उस चीज़ के ऊपर वो मतलब वो अपना दिमाग लगाए और वहाँ से कुछ ना कुछ अपनी मतलब तैयारी करे। बजाय कि हम जो ये जाते हैं ना, हम जैसे गांव से हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो गांव में ही बहुत सारी चीज़ें पैदा कर सकते हैं आप। मतलब आप किसी भी तरह के आजकल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं वहीं पे जहाँ पे आप बेस्ड हो। इसके लिए आपको कोई स्पेशल पार्टिकुलर जगह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बातचीत को अब यहीं पर विराम देते हैं और ठाकुर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे चैनल पर आए। आपसे बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और हमारे साथ-साथ हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ठाकुर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अपने चैनल पे ये मेरे एक्सपीरियंस को रखने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं रोशनी सिर्फ बल्ब से नहीं निकलती, कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों से अंधेरे को चीर देते हैं। मानसिंह ठाकुर उन्हीं चेहरों में से एक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नया विजन और युवा पीढ़ी के लिए एक नई ऊर्जा बनकर उभरेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।